चलो ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। मोल्ड एंड मोल्ड थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ कर लेते हैं। मोल्ड क्या होता है? मोल्ड होता है कैविटी, ठीक है। मोल्डिंग सैंड क्या है? जो कैविटी को क्रिएट कर रही है। कभी भी कंफ्यूज मत होना, मोल्ड मेरा कास्टिंग नहीं होता, कास्टिंग होता है जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी थोड़ी देर से यही बात कर रहे थे, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट है, बस इतना ही अभी याद रखो, ठीक है। चलो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो जाए ना इसकी, ठीक। अब चलते हैं हम हाँ ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई। अब भाई हम बात कर रहे थे, कल हमने कोर भी समझा था। कोर कहाँ था? ठीक है, हाँ कर दिया कोर क्या, कोर कहाँ था? कोर था यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये जो कोर है और इसमें क्या है? ये कोर प्रिंट, या ये वाला हो गया कोर प्रिंट, ठीक है, जो यहाँ पर सपोर्टेड है ये, ठीक। अब आगे क्या, आगे की कहानी क्या? आगे की कहानी ये है कि आपको अब क्या लेके चलना है। जो हमने कल समझा था पैटर्न का अलाउंसेस, वो तो हमारे कंप्लीट हो गए थे कल। अब पैटर्न को समझ लेते हैं। पैटर्न कल भी हमने समझ लिया, अब तो पूरा अच्छे से माइंड में आ चुका होगा पैटर्न क्या है। बट पैटर्न के मटेरियल क्या है, अब उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो पैटर्न मटेरियल क्या है? पैटर्न मटेरियल हमारा क्या होगा? हम क्या बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं? वुड पैटर्न। वुड पैटर्न कौन से वाले बनते हैं भाई? वुड पैटर्न कौन से वाले बनते हैं? वुड पैटर्न, वुड पैटर्न क्या होता है पहले ये सोचो। पैटर्न कल हमने देखा था, पैटर्न किसके अंदर होता है? मोल्डिंग सैंड की, ठीक है। मोल्डिंग सैंड के अंदर हमने पैटर्न डाला, वीडियो याद है, ठीक है। मोल्डिंग सैंड में जैसे हमने पैटर्न डाला और उसके ऊपर हमने मोल्डिंग सैंड डाली और उसके बाद उसको कंप्रेस करके रैम करके और उसके ऊपर में हमने ये बना दिया, ठीक है। अभी क्या हो गया कि ये जो पैटर्न है वो मोल्डिंग सैंड के अंदर क्या है? वाटर है, क्ले है और सैंड है, ठीक है। तो उसके वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अगर ये पैटर्न का ही मटेरियल मेरा कैसा हो, पैटर्न का मटेरियल मेरा कैसा हो? वुड हो, तो वो अपने डायमेंशन को फैलाएगा नहीं फैलाएगा? जब वो अपने डायमेंशन को फैलाएगा तो इधर तो है सैंड, ठीक है, सैंड है, क्या परफेक्टली सॉलिड है? आपने खुद ने तो रैम किया, परफेक्टली सॉलिड है नहीं ना। इसका मतलब वो हो सकता है दब जाए। अगर वो दब गई तो क्या हो गया? जो आपने कैविटी का डायमेंशन बनाना था वो पैटर्न के बराबर बनाना था, बट पैटर्न की जो डायमेंशन है वो खुद ही बढ़ गई। जैसे उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, पैटर्न की डायमेंशन क्या हो गई? बढ़ गई। और जैसे ही उसकी डायमेंशन बढ़ती है क्या होगा? अब आपका जो फाइनल आउटकम है वो गलत आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं? वुड के पैटर्न नहीं लेके चलते, ठीक है। वुड के पैटर्न नहीं लेके चलते हैं जब हम क्या करते हैं? मास प्रोडक्शन। थोड़ा याद रखना, वुड के पैटर्न इसलिए कब नहीं लेके चलेंगे? जब मास प्रोडक्शन करना हो। तो फिर वुड का पैटर्न कैसे? वुड का पैटर्न बेसिकली होता है हमारा, वुड का पैटर्न होता है, याद रखना, सबसे इजी जो शेप होती है किसी चीज में बनानी, ठीक है, इजी शेप, मतलब है तो कॉम्प्लेक्स शेप बट इजीली बन जाएगी, ऐसे लिखो, कॉम्प्लेक्स शेप बट कैसे? बट मेड बाय इजी स्टेप्स। ये किस में इजीली पॉसिबल होगा? आयरन में, स्टील में नहीं, ये किस में होगा? इजी स्टेप, वुड में। अगर आपको कोई भी शेप है वो अगर वुड में बनाना है तो वुड इजीली कट जाता है ना, कट छट जाएगा, तो उससे क्या होगा हमारा कि ये जो वुड का है, वुड का बनता है कौन सा पैटर्न? वुड का बनता है मास्टर पैटर्न। थोड़ा समझना, वुड का क्या बनता है? मास्टर पैटर्न। अब ये मास्टर पैटर्न क्या बोल रहे हो? मास्टर पैटर्न वो पैटर्न होता है जिसमें डबल श्रिंकेज होती है। कल कौन सी श्रिंकेज समझाई थी? सिंगल। आज समझा रहा हूं डबल श्रिंकेज होती है। डबल श्रिंकेज कैसे? डबल श्रिंकेज इसकी डायमेंशन में कैसे ली जाती है? क्योंकि इस मास्टर पैटर्न से आपको कौन सा वाला पैटर्न बनाना होता है? जो मास प्रोडक्शन कराए। अब थोड़ी बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो फिगर है इसको फिर से ले रहा हूँ यहाँ पर, ये जो फिगर था ना इसे फिर से उठा लो जरा यहाँ से, कहाँ गया? कॉपी कॉपी। एक बार ये फीलिंग आ जाएगी ना तो ये डबल श्रिंकेज, मास्टर पैटर्न, ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक। चलो क्या आज कॉलेज की ऑफ मतलब जल्दी नहीं हुआ क्या? लेट हुआ? अच्छा लैब है 3 से 5, छुट्टी है 5 बजे, ओके। तो मुझे लगा ये कम से कम या तो ऑनलाइन आ जाते, अभी रास्ते में ही होंगे। चलो
तो क्या है हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर, क्या था? आपकी नहीं होती है क्योंकि इनकी तो अलग है, इनकी तो ब्रांच अलग है, ठीक है, ये भी सही है। चलो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमने ये वाला पार्ट किया, ये किसका है? ये आपको कैविटी चाहिए, और यहाँ पर किसका बनाना है आपको? प्रोडक्ट। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट बनाना था यहाँ पर किसका, कुछ भी, जो भी आप लेके चल रहे हो, ग्रे कास्ट आयरन ले लो, कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रे कास्ट आयरन ले लिया, चलो ले लिया भाई, ठीक है। इसका आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें डायमेंशन कितनी होनी चाहिए यहाँ पर पैटर्न की? जरा समझो, कल जो समझाया है, सारी चीजें रिकैप्चुलेट नहीं करूंगा, थोड़ा आंसर आप खुद भी दो कि अगर कास्ट आयरन का आपको ये पैटर्न बनाना है, वो सॉरी कास्टिंग बनानी है कितने की, ये कास्टिंग बनानी है कितने की, जरा फील करो, ये कास्टिंग बनानी है आपको कितने की? 100 100 100 की मान लेते हैं, ठीक है। 100 100 100 की कास्टिंग बनानी है ग्रे कास्ट आयरन की। तो आप इसके लिए पैटर्न क्या लोगे? पैटर्न बड़ा लोगे, ठीक है। ग्रे कास्ट आयरन से कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके लिए पैटर्न क्या लोगे? बड़ा। तो अब ये जो पैटर्न है, और आपको ऐसी कास्टिंग कितनी चाहिए? मान लीजिए 1000 चाहिए, है ना, 1000 कास्टिंग चाहिए ऐसी। तो हर बार क्या करोगे? फिर से मोल्ड, फिर से रैम, ये करना है, ऑब्वियस करना है, जैसे वीडियो देखी थी आपने, ठीक है। तो अब अगर इसमें हमने कास्टिंग की, ठीक है, ये पैटर्न हमने लिया, तो पैटर्न में हमने कितना लिया? कास्ट आयरन में कितना होता है? 10 mm पर मीटर, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, एक ये 100 था, तो इसको हमने मान लिया 101 और जी यहाँ पर कहाँ गया ये? अरे यार कहाँ गया ये तो नहीं होगा, ये वाला 101, ठीक है। 101 101 101, ठीक है। ये पैटर्न है, किसका पैटर्न? क्या मैं वुड का ले लूं डायरेक्टली? क्योंकि अगर मैंने इसको वुड का ले लिया, चलो एक बार में ले लिया, बट जब एक बार में लिया तो मॉइस्चर आना शुरू हो गया ना, जो भी मोल्डिंग सैंड लगाई, तो इसका 101 का डायमेंशन कितना हो गया? 101.5 ऐसे मान लो, जो मॉइस्चर उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, किससे? मोल्डिंग सैंड से। मोल्डिंग सैंड के अंदर मॉइस्चर है, वुड जैसे ही रखोगे यहाँ पर, ठीक है, कैविटी क्रिएट करने के लिए वुड रखोगे यहाँ पर, तो कैविटी क्रिएट करने के लिए वो मॉइस्चर ले लेगा, मतलब वो 101.5 का हो गया। डायमेंशन तो गड़बड़ हो गई यार कैविटी की जो बनाना चाह रहे थे, फिर इसकी डायमेंशन 100.5 निकल के आएगी, तो गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। इसीलिए क्या करना है कि ये पैटर्न आपका कैसा होना चाहिए? मेटल का। अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है, मेरी बात को समझो, अगर रट रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो, बात को समझो। आप ये वाला जो पैटर्न लेके चल रहे हो, वो कौन सा लेके चलोगे? मेटल का। क्यों? क्योंकि मेटल आपके वाटर को, जो मॉइस्चर के अंदर वाटर, सॉरी इसके सैंड के अंदर वाटर है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब पैटर्न आप कितनी बार भी लगा दो, मोल्डिंग सैंड में एक बार लगाया, वो मोल्डिंग सैंड खराब कर दी, पैटर्न तो सही रखना है ना आपको, दूसरी जगह लगा दिया, उसमें क्या मॉइस्चर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। इसका मतलब वो मेटल का होना चाहिए ना पैटर्न। तो पैटर्न अगर मेटल का होना चाहिए, तो पैटर्न पर, सॉरी मेटेलिक पैटर्न पर आपको इसके कोरस्पोंडिंग क्या देनी पड़ेगी? अलाउंसेस। वो आपने दे दी यहाँ पर, श्रिंकेज अलाउंसेस दे दी। तो मान लीजिए ये मेटल किसका है? ये मेटल मान लीजिए एल्यूमिनियम का है। तो आपका पैटर्न किसका है? कॉन्सेप्ट को समझो क्या बोल रहा हूं। यहाँ पर पैटर्न किसका है? पैटर्न है एल्यूमिनियम का। किसको बनाया जा रहा है? कास्ट आयरन को। कास्ट किसको किया जा रहा है? कास्ट आयरन को। जबकि एल्यूमिनियम का क्या है? पैटर्न। अब एक बात बताओ, एल्यूमिनियम का पैटर्न क्या ऐसे ही आप सो रहे थे और आपके घर में कोई आके दे गया, ऐसे तो नहीं हुआ ना? कैसे हुआ? इस पैटर्न को भी किसी ने बनाया ना। वो किसने बनाया? फिर वो वुड ने बनाया, ठीक है। वो किसने बनाया? वो बनाया वुड ने। तो वुड क्या है? मेरा मास्टर पैटर्न। इसे क्या बोलते हैं? मास्टर पैटर्न। तो अब जरा बताओ कि जो मैंने वुड से बनाया, क्योंकि इसको मैं 1000 बार यूज नहीं कर सकता वुड को, क्योंकि एक बार करूंगा, अगली बार में क्या होगा? मॉइस्चर और ज्यादा आ गया, फिर अगली बार में मॉइस्चर और ज्यादा, क्योंकि मोल्डिंग सैंड में तो नए नए मोल्डिंग सैंड में मॉइस्चर अच्छा है ना, तो वो तो हर बार क्या करेगा? डायमेंशन चेंज करता जाएगा। चलो थोड़ी बहुत एक बार को एरर झेल भी जाए, बट अगर 0.5 फिर से 0.5 फिर से 0.5 जुड़ता जा रहा है, तो वो तो 103 104 105 कितना जाता जा रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि वुड से आपने एक बार में एल्यूमिनियम बना लिया, ठीक है, जो भी आपकी परसेंटेज थी वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आपने 101 दे दिया उसे, बस। पैटर्न का डायमेंशन क्या दिया? 101। अब जब पैटर्न का डायमेंशन 101 दोगे, आपको चाहिए थी कास्टिंग 100 की, पैटर्न चाहिए 101 का। तो अब जरा सोचो, वुड के लिए यही तो एक तरह की कास्टिंग है ना। वुड पैटर्न के लिए ये एक एल्यूमिनियम का कास्टिंग ही तो बनाना है, जबकि उसका नाम क्या है? यहाँ कास्टिंग नहीं है, पैटर्न। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ वुड से क्या बनाओगे? वुड की डायमेंशन क्या लेके चलोगे? एग्जांपल के तौर पर वुड में मान लो कि वो 0.5 हो रहा है या कुछ हो रहा है इस तरह का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? वो 101.5 में हट गया, 101.5, ठीक है। ये चलो चलो इतना ही मान लेते हैं, 101.5, ये भी क्या हो गया? 101.5, ठीक है। बात क्लियर है? तो ये जो सेंस आपको आ रहा है, ये क्या है? ये डबल श्रिंकेज है या नहीं है?
वुड में आपने डबल श्रिंकेज दिए या नहीं है, क्योंकि यहां से आपका सीधा ही कास्टिंग नहीं बन रहा, यहाँ से आपका पहले पैटर्न बन रहा है। एक श्रिंकेज ओवरकम की इसने इस 101.5 में, मतलब 1.5 में इसने दो श्रिंकेज को कवर किया, 1 प्लस 0.5 को। 0.5 किसकी है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के लिए श्रिंकेज हो रही है, ठीक है। एल्यूमिनियम की कितनी है? एल्यूमिनियम कितनी है? कल मैंने लिखवाई भी थी, एग्जाम्पल की जगह कुछ ले ही लो, ठीक है। एल्यूमिनियम की थी, एल्यूमिनियम की 13, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, 0.13 का ऐड कर लोगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, कहाँ भाग गया भाई? ये रहा, ठीक है। तो 0.13 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, एग्जाम्पल है, समझना था आपको। तो ये किसकी श्रिंकेज है? ये श्रिंकेज है आपकी एल्यूमिनियम की। कि एल्यूमिनियम कितना श्रिंक करेगा, आपको वहीं पर उतना ही तो एक्स्ट्रा लेने पड़ेगा। तो 0.5 क्या है, क्या हो गया? एल्यूमिनियम का, ठीक है। और ये 1 किसके लिए हो गया? मान लीजिए कास्ट आयरन के लिए। तो आप पे टोटल अलाउंस यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये क्या है? डबल श्रिंकेज अलाउंस, डबल श्रिंकेज अलाउंस फॉर द मास्टर पैटर्न, ठीक है, फॉर द मास्टर पैटर्न। क्लियर है? तो वुड के क्या बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ मास्टर पैटर्न, ठीक है। वुड के हमारे मास प्रोडक्शन के लिए पैटर्न नहीं बनते हैं। क्लियर है? wood patterns are relatively easy to make. Wood is not very dimensionally stable, obviously. Commonly used teak, white pine and mahogany wood. आप इन चीजों के लिए क्या कर सकते हो? गूगल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। या फिर मैं इसमें फोटोज वगैरह ऐड करूं, वैसे भी कर सकता हूं, बट इनकी इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट रहेगा, जो रटा रटाया होता है, वो ईएससी में पूछा जाएगा, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट याद रखना। कॉन्सेप्ट क्या आ सकता है गेट में? मास्टर पीस के डायमेंशन बताओ, मास्टर पैटर्न के डायमेंशन बताओ। आ गया ना? फंस गया? अब डबल डबल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं गेट के लिए। मेटल पैटर्न्स क्या है? मेटल पैटर्न्स आर मोर एक्सपेंसिव, बट ये क्या है हमारे लिए? बट आर मोर डायमेंशनली स्टेबल, क्योंकि ये मॉइस्चर को कंटेन नहीं करेंगे अपने अंदर, एंड मोर ड्यूरेबल, ठीक है, एंड मोर ड्यूरेबल। कॉमनली यूज्ड कास्ट आयरन, ब्रास, एल्यूमिनियम, व्हाइट मेटल एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट है हार्ड प्लास्टिक्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? मेटल्स के ही बनते हैं। हार्ड प्लास्टिक, ठीक है, जिसे थर्मोस्टैटिक्स बोल देते हैं। हार्ड प्लास्टिक सच एज यूरेथेन्स and are often preferred with the process that are strong, that use strong or organically bonded sands that tends to stick to the other pattern material. मतलब क्या होता है कि जो सैंड होती हैं, अगर वो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स पर लगने की क्या करती हैं? अपने अंदर प्रॉपर्टी रखती हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोलैप्सिबिलिटी। अगर वो ज्यादा उस चीज को अपने ऐसे करते हैं कि वो एक मेटालिक है, मेटालिक से सैंड हमारी क्या हो गई? चिपक गई। तो क्या करो? एक ऐसा पर्टिकुलर मटेरियल लेके चलो पैटर्न का, जिससे वो सैंड क्या हो? अपनी प्रॉपर्टी को ना चिपकाए, ठीक है। अगर वो नहीं चिपका रही है तो फिर क्या होगा? उसका मतलब कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ये हार्ड प्लास्टिक्स, ठीक है। इन दी फुल माउल्ड प्रोसेस, ये चीजें हम अभी स्पेशल कास्टिंग में पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें, ये दोनों किस में आएंगी? हमारी स्पेशल कास्टिंग में, ठीक है। ये आएंगे हमारी स्पेशल कास्टिंग में। एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन एंड दी वैक्स पैटर्न, ये आएंगे हमारे किस में? स्पेशल कास्टिंग में, ठीक है। अभी ये चीजें आगे चलेंगी, ठीक है। अभी हम सैंड कास्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, सैंड कास्टिंग में भी हम ये वाली चीजें यूज करेंगे, बट इनको मैं पढ़ाऊंगा स्पेशल कास्टिंग के तौर पर। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न क्या हो जाता है? ये पैटर्न क्या बन जाते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया ना इपॉक्सी, ये पैटर्न क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं गैस, ठीक है। ये गया, पैटर्न निकालते नहीं हो, पैटर्न क्या बन जाता है? सीधा गैस, खत्म। अंदर ही अंदर पोरोसिटी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, जिससे कि सारी गैस बाहर निकल भी जाए, ठीक है। तो वो स्पेशल कास्टिंग में लेके चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, द पैटर्न मटेरियल शुड बी, द पैटर्न मटेरियल शुड बी, ये चीजें हमारी नॉर्मली है, इजिली वर्क्ड, शेप्ड एंड जॉइंट, ठीक है, लाइट इन वेट, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड ड्यूरेबल, resistance to wear and abrasion, resistance to corrosion and chemical reactions, dimensionally stable and unaffected by the variations in the temperature and humidity, available at low cost। जो चीज समझाने की होती है वो मैं समझाता हूँ, बट जो चीज सिर्फ और सिर्फ आपको खुद समझ में आ रही है, क्योंकि आप इंजीनियर हो यार, इतनी लैंग्वेज आप जानते हो, ठीक है। तो इन चीजों पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ना करता हूँ पहले से, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि अगर ये चीज नहीं समझ में आती है तो पूछ लिया करो, जहां मुझे समझाना होता है मैं वहां पर समझाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर द मेकिंग पैटर्न्स, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा समझाया आपको मैंने, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स तो दिए, एग्जांपल्स तो दिए। किस किस का पैटर्न बन सकता है? किस किस का पैटर्न बन सकता है? एल्यूमिनियम का बन सकता है, वैक्स का अभी थोड़ा सा नाम दिखा दिया था लास्ट में, वैक्स पैटर्न्स, ठीक है, बन सकता है। मरकरी का, मरकरी का पैटर्न बन सकता है, बनता है। कैसे बनता है? अब जरा इसे याद रखना, इसको बोलते हैं हम मारकास्टिंग, मारकास्टिंग,
ठीक है, जैसे आपने क्रायोजेनिक्स सुने हैं ना, क्रायोजेनिक्स, नाइट्रोजन भी हमारी क्या हो जाती है, लिक्विड हो जाती है ना, -91 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है, क्रायोजेनिक्स है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही वही वही, ठीक है। नाइट्रोजन हमारी लिक्विड हो जाती है, ठीक है, और उसका मैंने वहां पर भी एग्जांपल्स दिए थे, कहां पर, जब मैंने मेट्रोलॉजी बताया था कि नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन को यूज किया जाता है जिससे कि थर्मली वो ठंडा हो जाए, ठीक है। ये जो मार टेम्परिंग, वो सॉरी मार कास्टिंग होता है, उस मार कास्टिंग में क्या है कि जो मरकरी है वो अराउंड -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बन जाती है, सॉलिड। मार कास्टिंग का मतलब क्या हुआ कि पैटर्न लेना है किसका, मरकरी का, और मरकरी -39 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास क्या बन जाती है, सॉलिड। तो ये क्या है पैटर्न, ये क्रायोजेनिक्स के बेसिस पर कास्टिंग हो रही है। क्या आपको टेम्परेचर क्या रखना है, बहुत ठंडा, तो इसके मरकरी के क्या बन जाते हैं, पैटर्न बनते हैं। थोड़ा सा माइंड में रखना, क्योंकि आपके माइंड में क्या चलता है, मरकरी वही पारा जिससे आप टेम्परेचर नापते हो, ठीक है, अपनी बॉडी का, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज ऐड कर लो अपने माइंड में, इसके पैटर्न बनते हैं, बट वो क्या है, मेरी क्रायोजेनिक्स वाली चीजें है ना, ये जनरली आप यूज नहीं करोगे, ऑब्वियस है। तो इसका नाम क्या होता है, मार कास्टिंग। मार कास्टिंग मतलब मरकरी से कास्टिंग करना, मरकरी के पैटर्न बना के फिर कास्टिंग करना, ठीक है, बात क्लियर है। मरकरी की कास्टिंग नहीं हो रही, मरकरी के पैटर्न बना के कास्टिंग, ठीक है, बात क्लियर, उसे बोलते हैं मार कास्टिंग, ठीक है। लेड के नहीं बनते, याद रखना, लेड के नहीं बनते। लेड क्यों, क्योंकि लेड हमारा क्या होता है, थोड़ा सा टॉक्सिक भी होता है, हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो लेड के हम ये चीजें नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये किस किस का बनता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमारा कौन सा हो गया, डी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट इसमें बताइए, डिस्पोजेबल पैटर्न, डिस्पोजेबल पैटर्न, डिस्पोजेबल पैटर्न, डिस्पोजेबल पैटर्न, डिस्पोजेबल पैटर्न। पहले तो ये बताओ डिस्पोजेबल पैटर्न किस किस के बनने के चांसेस हैं आपके माइंड में, मतलब पहले तो ये बताओ पैटर्न किसके बनने के चांसेस हैं, ठीक है। ये आपने वो जो बोले ना वो बहुत सही बोला, ठीक है। ये किसका बनेगा, मेटल का बनेगा पैटर्न, बनेगा, वुड का बनेगा पैटर्न, बनेगा, रबर का और बता दो जरा, बनेगा या नहीं बनेगा, रबर का पैटर्न, थोड़ा फील करो, रबर का पैटर्न बन जाएगा। अरे यार कल पैटर्न रखा था वीडियो में, पैटर्न रखा था, पैटर्न रखा, उसके ऊपर क्या करते हो, रैमिंग, रबर, रबर पहले ही अगर रैमिंग करोगे हर साइड से तो क्या हो जाएगी वो, जो डायमेंशन दी है वो कभी मिलेगी ही नहीं आपको, और वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना रैम कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा कर दे तो और ज्यादा स्क्वीज हो जाएगी वो, ठीक है। तो इसलिए रबर के पैटर्न नहीं बनते, याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने ये भी बता दिया आपको, रबर के पैटर्न नहीं बनते हैं, और ये जो आंसर है ये किसी से, किससे, आपके पॉलीस्टायरीन से, जो आपका इपॉक्सी वगैरह का सिस्टम था, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, क्योंकि ऑब्वियस है आप यहाँ से ये चीज जानते हो कि इसके डिस्पोजेबल नहीं है, इसके तो पैटर्न ही नहीं है, इसके डिस्पोजेबल नहीं, तो ऑब्वियस है पॉलीस्टायरीन के डिस्पोजेबल पैटर्न, क्लियर है। वो चीजें हम अभी उसमें पढ़ेंगे, इसमें स्पेशल कास्टिंग। अब आ गए टाइप ऑफ पैटर्न, ठीक है। टाइप ऑफ पैटर्न जल्दी जल्दी समझते हैं। सिंगल पीस पैटर्न, सिंगल पीस जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पीस होगा, ये सारे के सारे एग्जांपल्स, और जो मैंने वीडियो दिखाई थी उसमें क्या था, सिंगल पीस था, जो सेकंड वीडियो भी दिखाई थी उसमें क्या था, सिंगल पीस था, याद आ रहा है, ठीक है, सिंगल पीस, एक पीस खत्म, है ना, वो इस तरह का था, एक पीस और खत्म, ऐसे जो था हमारे पास वो एक पीस और खत्म, ठीक है, एक पीस और खत्म, सिंगल पीस पैटर्न। दीज आर inexpensive and the simplest type of the pattern, as the name indicates they are made of the सिंगल पीस, ठीक है। आपको जो मैं बार बार दिखाता हूँ कोप एंड ड्रैग में आधा पार्ट, तो अगर क्यूबिकल ले तो क्यूबिकल जरूरी है कि कोप में भी डालो, नहीं, बस एक में ड्रैग में डाल दो, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। तो सिंगल पीस पैटर्न हमारे लिए क्या है, सबसे इजी है। गेटेड पैटर्न, अब ये समझो गेटेड पैटर्न क्या होता है, गेटिंग एंड रनर सिस्टम्स आर इंटीग्रल विद द पैटर्न, गेटिंग एंड रनर सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ, दिस वुड एलिमिनेट द हैंड कटिंग ऑफ द रनर्स एंड गेट्स एंड हेल्प इन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए मोल्डिंग। मतलब क्या हुआ, जरा यहाँ पर इस चीज को ऐसे देखना, इस चीज को यहाँ पर ऐसे देखना, पार्टिंग लाइन याद है ना, पार्टिंग लाइन कौन सी वाली थी, है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये आपके पास कोप है ऊपर और नीचे क्या है, ड्रैग, ये क्या हो गई मेरी पार्टिंग लाइन। मैंने क्या किया, यहाँ पैटर्न बनाना था, आपने वो वीडियो देखी थी जिसमें क्या उंगली से साइड कर रहे थे, साफ कर रहे थे, उसे क्या बना रहे थे, वो रनर, ठीक है, क्या बना रहे थे, रनर। अभी क्या है, इसमें पहले से ही एक पैटर्न बनाना था, मान लीजिए ऐसा आपको बनाना था, ये पैटर्न बनाना था ऐसे,
है ना। ऊपर कोप में भी मान लीजिए ये पैटर्न ऐसे बनाना था, अभी क्या किया आपने, इस पैटर्न के साथ में एक चीज और बना दी, इसे थोड़ा 3D समझना, ऐसे करके ये पैटर्न दिया, ये ऐसे, ये पैटर्न दिखा रहा हूं मैं, इस पैटर्न में क्या क्या बना दिए ऐसे करके। ये क्या है, थोड़ा फील करो, ये क्या है, ये वाली चीज क्या हो गई, ये इसके साथ में अटैच चीज है। जब इस चीज को यहाँ पर रखोगे, किसमें, कोप में या ड्रैग में, ड्रैग में रखा, उल्टा ड्रैग रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने मोल्डिंग सैंड डाल दिया, तो जब आप मोल्डिंग सैंड को दबाओगे तो मोल्डिंग सैंड में ये वाली चीजें आएंगी या नहीं आएंगी, इनका इम्प्रिंट आएगा या नहीं आएगा, ऐसे है ये कुछ ऐसे 3D में अगर देखोगे तो ये क्या है, कुछ ऐसे है, ठीक है, दिख रहा है, इनका कुछ आएगा, इम्प्रिंट आएगा उस पर, ठीक है। अगर मैं चीज यहाँ पर इसे दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये वाली चीज यहाँ से क्या हो रही है, ऐसे, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट कहाँ दिख रहा होगा, ऐसे आता हुआ बाहर की ओर, ऐसे आता हुआ, इसमें ये वाला पार्ट कहाँ होगा, ऐसे बाहर की ओर आता हुआ, ठीक है। तो ये क्या है मेरे, दीज आर दी रनर, ठीक है। एंड ये क्या है, ये है मेरा रनर, ये रनर, और ये क्या है मेरे, ये है मेरे दूसरे पैटर्न्स के लिए गेट। मान लीजिए आपको कास्टिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं करनी है, ये सारी चीजें मैंने एक साथ कंबाइन कर ली इसी फिगर में, कि कास्टिंग सिर्फ और सिर्फ इसकी नहीं करनी है, इस साइड में आपको 2-3 कास्टिंग एक साथ करनी है। तो एक पैटर्न यहाँ लगा रखा है ऐसे करके, एक पैटर्न कहाँ लगा रखा है, यहाँ पर ऐसे, ऐसे लगा दिया, एक पैटर्न कहाँ लगा दिया, यहाँ पर ऐसे। आपको मैंने क्या बोला था कि एक होता है आपके पास रनर और एक होता है गेट। गेट क्या होता है, एंट्री पॉइंट। तो इसका एंट्री पॉइंट क्या है, ये रहा, इसका एंट्री पॉइंट क्या रहा, ये रहा, इसका एंट्री पॉइंट क्या रहा, ये रहा। तो जो जहां से जो पूरा स्प्रू, और स्प्रू कहाँ होगा, स्प्रू कहीं यहाँ पर होगा ऐसे करके, ठीक है। आपको तो यार दिख भी नहीं रहा होगा, रुको कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पर स्प्रू कहाँ होगा, यहाँ पर। तो स्प्रू से आया, ये क्या है, रनर, और रनर के साथ में क्या लगे हुए हैं, गेट। तो ये चीज आपने किसमें दे दी, जो येलो वाली है और व्हाइट वाली है, ये एक साथ ही किसमें दे दी, पैटर्न में। तो अगर पैटर्न ही आप कैसा बना दो, पैटर्न तो जो है वो है, साथ में क्या दे दो उसमें, गेटिंग सिस्टम भी, साथ में उसमें क्या दे दो, गेटिंग सिस्टम भी। तो जो मोल्ड आएगी ना, जब मोल्ड को आप कंप्रेस करोगे, रैम करोगे, तो फाइनली उसमें गेटिंग भी पहले से बनी हुई आएंगी, आपको ना हाथ से बनानी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना, हाथ से बनानी नहीं पड़ेगी, बस वही सेंस आपके माइंड में चलना चाहिए। शेप कुछ भी हो सकती है उसकी, जितनी रिक्वायरमेंट है। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया मैंने, जिसमें आपके बहुत सारे पैटर्न एक साथ लगा सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शेप आपके हिसाब से आएगी, मतलब आपने पहले ही रनर को उसके अंदर में दे दिया, रनर को उसके अंदर में दे दिया, ठीक है। और गेट तो ऑब्वियस दोगे, जब रनर दोगे तो गेट मतलब उसका इनलेट भी दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, गेटिंग एंड रनर सिस्टम बोथ आर इंटीग्रल with the pattern. This would eliminate the hand cutting of the runners and gates and help in the improving the productivity of the molding. ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, पहले से आपका इंप्रेशन बन चुका है, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, दिस इज द गेटिंग सिस्टम, गेटिंग पैटर्न। उसके बाद आता है स्प्लिट पैटर्न और 2 पीस पैटर्न, ठीक है। जो हम जनरली कौन से वाले यूज करते हैं, जैसे अभी तक हमने यूज किए हैं, ठीक है। कौन कौन से वाले, कोप एंड ड्रैग पैटर्न। कोप एंड ड्रैग पैटर्न वो हमारे एक तरह से क्या है, स्प्लिट पैटर्न ही तो है, आपने 2 पार्टों में डिवाइड करके और ये बना दिया। फिगर से आपको उम्मीद है क्लियर हो भी रहा होगा। पैटर्न को ही एक दूसरे के ऊपर लगाते हुए जो ये वाला आपके पास बनता है, इसको क्या बोलते हैं, डोवल पिंस, ठीक है। और वो क्या थी हमारी, जो साइडों में थी कोप एंड ड्रैग के, जो लास्ट में मैंने दिखाया भी था उस दिन वीडियो में, वो क्या थी हमारी, मैचिंग पिंस, ठीक है। आप कोप को जब ड्रैग के ऊपर लगा रहे थे तो वो क्या थी, मैचिंग पिंस। यहाँ पर क्या है, ये इनका नाम क्या होता है, डोवल पिंस। ये भी क्या काम कर रही है, मैच का ही काम कर रही है, ठीक है। एक पैटर्न को दूसरे ऊपर पैटर्न को रखने के लिए मैच का ही तो काम कर रही है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मैचिंग, आपके पास स्प्लिट पैटर्न और 2 पीस पैटर्न, ठीक है। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ द पैटर्न फॉर इंट्रिकेट कास्टिंग्स। इंट्रिकेट मतलब जिसकी कॉम्प्लेक्स शेप हो, जैसे कि हमारे पास ये था। इसको हम किसी भी एक सिंपल कोप में तो नहीं रख सकते ना, कोप में नहीं रख सकते, कोप में से निकालते हुए क्या होएगा, साइड की जो रेत है वो गड़बड़ हो जाएगी, उस दिन समझाया भी था, ठीक है। एक कोप में रखो, सॉरी कोप में नहीं, ड्रैग में, सिर्फ और सिर्फ ड्रैग में रखोगे तो क्या होगा, जब इस चीज को बाहर निकालोगे तो साइडों की रेत साइड हो जाएगी, सैंड साइड हो जाएगी, मोल्डिंग सैंड, तो फिर क्या होगा, पैटर्न हमारा वैसा बनेगा नहीं जैसे चाहते हमारी, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए व्हेन द कंटूर ऑफ द कास्टिंग मेक्स इट्स विथड्रॉल फ्रॉम द मोर डिफिकल्ट और व्हेन द डेप्थ ऑफ द कास्टिंग इज टू हाई, then the pattern is split into 2 parts so that one part is in drag and the other part is in cope. क्लियर है, फिगर समझ में आ रहा है। यही चीज तो हम पहले दिन से लेके चले हैं ना, 2 पार्ट में, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है कोप एंड ड्रैग पैटर्न। जो हमारा ये था वही सिमिलर यही चीज है कि हमने वो कोप में रखा एंड ड्रैग में रखा, ठीक है। दीज आर सिमिलर टू द स्प्लिट पैटर्न। इन एडिशन टू स्प्लिटिंग द पैटर्न, द कोप एंड ड्रैग half of the pattern along with the gating and riser system are attached separately to the metal or wooden plates along with the alignment pins. They are called as the cope and drag pattern, ठीक है। They are called as the cope and drag pattern। अभी देखो यहाँ पर ये जो चीज थी, अभी आपने क्या की थी, सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक सिलेंड्रिकल ये बनाना था। आपने क्या किया, इसको अगर हाफ कर दिया, अगर आपने इसको हाफ कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा में, ये क्या कहलाएगा, दिस इज द सिंपली स्प्लिट पैटर्न और टू पीस पैटर्न, ठीक है। हाँ, इसमें हाफ हाफ बना रहे हैं, इसमें हाफ हाफ बना रहे हैं, ठीक है। इसको आपने हाफ बना दिया, ठीक है, इसको आपने हाफ बना दिया, ठीक है। आपको पैटर्न हाफ से मतलब है, आपने अगर इसको पहले से पूरा बना दिया था उसके बाद कटिंग कर दी, ठीक है, कर लो, बट परफेक्ट कटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये जो चीज है आपने पहले ऐसे बना रखा था, बीच में कट कर लो, ठीक है। आपके पास दो पैटर्न बनने चाहिए हाफ हाफ वाले, ठीक है। अगर ये चीज है तो क्या है, ये स्प्लिट पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न। बट इसका मतलब क्या है, कोप एंड ड्रैग पैटर्न। अब इन स्प्लिट पैटर्न में क्या होना चाहिए, साथ में गेटिंग सिस्टम एंड रनर सिस्टम भी लगा होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसमें गेटिंग सिस्टम भी एंड रनर सिस्टम भी लगा होना चाहिए। अगर टू पीस पैटर्न में गेट सिस्टम भी लगा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम कोप एंड ड्रैग पैटर्न। जबकि ये वाला क्या है मेरा, जिसमें गेटिंग सिस्टम नहीं है, वो है हमारा सिर्फ और सिर्फ इसे स्प्लिट कर दिया है, अलग अलग है दो पीस, तो उसे बोलेंगे स्प्लिट पैटर्न। बात समझ में आई है नहीं, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है और ना ही इतनी ज्यादा हमें सोचना है, सिर्फ और सिर्फ क्या सोचना है कि अगर हमारे पास दो पीसेस हैं तो उसे क्या बोलेंगे, स्प्लिट पैटर्न। बट अगर उन दो पीसेस के साथ में गेटिंग सिस्टम भी लगा दिया, जैसे अभी समझा था हमने कि गेटिंग सिस्टम वाले भी तो आपके पास होते हैं ना पैटर्न, जिसमें गेटिंग सिस्टम पहले से लगा हुआ है। इसमें अगर हमने यहाँ रखा तो रनर किससे बनाना पड़ेगा, हाथ से, इसमें रनर हाथ से बनाना पड़ेगा स्प्लिट पैटर्न में। इसमें क्या करोगे, इसमें पहले से ही आपने गेटिंग सिस्टम लगा दिए हैं, मतलब आपकी जो मोल्डिंग है ना उसमें इसके इम्प्रिंट्स आ जाएंगे, ठीक है, इसकी रेप्लिकाएं बन जाएंगी। इस वजह से क्या होगा कि आपका वो रनर बन जाएगा, एक गैप बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये चीज सिस्टम में है तो उसे क्या बोलते हैं, कोप एंड ड्रैग पैटर्न। क्लियर है, ठीक है। हाफ ऊपर हाफ नीचे, क्लियर है, हाफ ऊपर, गेट का भी हाफ ऊपर हाफ नीचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न को थोड़ा समझिएगा, ये क्या होता है मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न, आपके पास अगर ऐसी शेप है, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी शेप, कैसी, ऐसी, ऐसी शेप में मान लीजिए, ऐसी शेप, एकदम इंट्रिकेटेड, कैसे तो किया जाए। अब तो आप क्या करते हो इसके लिए, इसके लिए अगर इसमें कोई कॉमन लेंथ ऐसे मिल रही है जो कि कोई भी शेप में चेंज ना हो, अगर मैं उसमें से ये वाली पार्ट काट लूं, समझ रहे हो, ये 2D में दिखा दिया, 3D में आप क्या मान लो, इसकी थोड़ी थिकनेस, बस खत्म, ठीक है। अब क्या करो, यहां से इसे काट दो, यहां से इसे काट दो, ठीक है, दोनों काट दिए। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाने में दिक्कत है यार। चाहे इसको कास्टेड बनाने चाह रहे हो तब भी तो दिक्कत ही आ रही है ना माइंड में, और कटिंग करना चाह रहे हो तब भी दिक्कत आ रही है। तो क्या करना होता है ऐसे केसेस में, आपने यहां से यहां तक ये वाली चीज काट ली, अब क्या करोगे, ये चीज है क्या, अगर आप 2D में देखोगे तो ये चीज क्या है, अगर आप 2D में देखोगे तो जो यहाँ पर ये पिंक कलर में दिख रहा है, ये पिंक कलर में है एक तरह की प्लेट बन के आ गई है ना, है तो ये पैटर्न का पार्ट ही ना भाई, यहीं से तो काटा तो पैटर्न का पार्ट है। पैटर्न अगर ऐसा है तभी है मैच प्लेट पैटर्न। ये चीज कॉम्प्लिकेटेड है काफी सारी, मैं यहाँ पर ये हो गई, ये प्लेट हो गई, इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, मैच प्लेट। और ये मैच प्लेट कहाँ है, जहां पार्टिंग लाइन है ना वहां पर प्लेस करनी है, ये पार्टिंग लाइन में प्लेस करनी है, ठीक है। ये मतलब पार्टिंग लाइन में प्लेस रहेगी, पार्टिंग लाइन वाली लाइन में प्लेस रहेगी, इधर उधर कोनों से नहीं, पार्टिंग लाइन में अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियस है जो हमने ये वाले फिगर दिखाए हैं अभी, कहां पर, ये कहां गए भाई, ये वाला, तो इसमें पार्टिंग लाइन का है यहाँ, तो ये यहाँ पर प्लेस रहेगी ऐसे करके, है ना, यहाँ से यहाँ तक मत कर लेना, ये प्लेस रहेगी यहाँ पर। अब जरा सोचो क्या होगा, इसमें क्या किया जा रहा है, कहाँ गया भाई, इसमें क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर ये है कॉम्प्लिकेटेड शेप, तो इसको चिपका दो अलग से, इसका छोटा सा टुकड़ा बनाओ ऐसे,
इतना छोटा टुकड़ा बनाना तो कोई दिक्कत नहीं करेगा ना, इतना ऐसे करके इतना बनाओ और इसके ऊपर चिपका दो। कैसे चिपक के आया, कुछ ऐसे आ गया, ऐसे समझ में आ रहा है? इसको जरा फील कर लोगे, हो गया। ये चीज यहाँ पर चिपका दी, उसके बाद क्या हुआ, ग्लू कर दिया, चिपका दिया अच्छे से, ये चिपक गया। उसके बाद इस वाले शेप को अलग से बना लो, इतना तो बना सकते हो ना, इतना, इसे बनाओ, इसको चिपका दो, यहाँ पर चिपक गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपने जितनी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं सबको अलग अलग बना लिया, बना लिया। अब आपकी पूरी कॉम्प्लिकेशन तो हट गई, छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशन तो बना सकते हो ना अलग से, ठीक है? तो वो बना के और इन पर चिपकाते जाओ, इन पर चिपकाते जाओ। ऐसे ही नीचे भी ये कॉम्प्लिकेटेड शेप्स ऐसे अलग अलग बना के इन पर चिपकाते जाओ। समझ में आ भी रहा है या नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, बस ये चीज अगर ऐसे चिपका रहे हो तो इसी को क्या बोलते हैं, मैच प्लेट पैटर्न। कितनी भी कॉम्प्लिकेसी हो, आपने जो भी चीज बीच की कॉमन थी वो निकाल दी और उस पर ऊपर वाले कॉम्प्लिकेशन लगा दिया, अलग अलग करके, अलग अलग पार्ट बना के, अलग अलग पार्ट बना के। टोटल एक साथ बनाने में दिक्कत थी तो अलग अलग पार्ट बना लो छोटे छोटे, और ये बन गया आगे। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, अगर ये सिंपली ऐसे हो कोई 2D फिगर, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो अब आप खुद सोचो कि यार ये थोड़ी सी शेप क्या है, अगर एक ही पर्टिकुलर बॉडी में बनाओगे तो थोड़ी डिफिकल्ट है, बट अगर वैसे देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो बहुत इजी बन गई। देखो, अगर इसको बनाओ तो एक हाफ सर्कल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया, ये स्क्वायर बन गया, लगा दो इसके ऊपर। बात ठीक है ना? समझ में आ रहा है? बस इसे ग्लू कर दो, यहाँ से इसे यहाँ से कर दो, इसे यहाँ से कर दो, इसे यहाँ से कर दो, बन गया मैच प्लेट पैटर्न। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक, गुड। चलो नेक्स्ट, ये इसके लिए द कोप एंड ड्रैग पैटर्न्स अलोंग विद द गेटिंग एंड राइजर, वो हो गया। ठीक है, वो तो आप रखो। जनरली क्या होता है, गेटिंग सिस्टम आप देते हो पैटर्न के साथ, क्योंकि आपको हमेशा ना हाथ से नहीं निकालना होता है वो रनर के लिए। ठीक है, तो गेटिंग एंड द राइजिंग आर माउंटेड ऑन ए सिंगल पीस मेटल और वुड प्लेट ऑन आइदर साइड। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज द मैच प्लेट पैटर्न। नेक्स्ट है लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न क्या होता है, इसको समझो जरा। लूज पीस पैटर्न क्या है? आपके पास ये है, मान लीजिए ड्रैग। ठीक है, इस ड्रैग में मोल्डिंग यहां तक आ चुकी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अभी क्या था, आपने इसमें पैटर्न लगा रखा था ऐसे कुछ। ठीक है, आपने इसमें एक पैटर्न लगा रखा था ऐसे, ये पैटर्न था। इजीली निकाल सकते हो, ऊपर को निकाल सकते हो। ठीक है, बट क्या हुआ, मुझे एक ये चाहत थी क्या कि मैं इसमें ऐसे ना करके एक चीज ऐसे भी लगाऊं, ऐसे करके। मुझे शेप ऐसी कुछ चाहिए थी, ऐसे करके यहाँ पर। ये समझ रहे हो, ये शेप है किसकी, जो ये पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ये मुझे कास्टिंग में चाहिए। ये वाली चीज मुझे कास्टिंग में चाहिए जो पिंक से लगा रहा हूँ। तो अब फंस गए, जब इसे बाहर निकाल रहे थे, चलो इसको भी निकाल लेते अगर ये ऐसे होता। फील करो, अगर ये ऐसे होता तब भी निकल जाता, थोड़ा ड्राफ्ट अलाउंस से तो देना था, यहाँ पर निकल जाता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी थी इसमें। बट अगर इसमें शेप में यहाँ पर आ गया कुछ गड़बड़ ऐसे, तो कैसे निकालोगे फिर? अब निकाल के दिखाओ, फंस गए। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम किससे बनाते हैं, लूज पीस पैटर्न से। जहां पर बाकी सारी चीजें तो बहुत इजी थी, बट एक छोटा सा कोना ना परेशान कर रहा है आपको। ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में आएगा, जब छोटे कोने होंगे। ठीक है, तो छोटा कोना आपको परेशान कर रहा था, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने जो लूज पीस है, थोड़ा ध्यान देखना, तिगड़मबाजी देखना, जो ये छोटा सा कोना था, ये जो लूज पीस था, ये किसका बनाया, ये किसका बनाया, ये बनाया हमने उस मेटल का जिसकी हमें कास्टिंग बनानी है। क्योंकि ये अगर पार्ट वहां पर रहा तो कोई टेंशन कुछ नहीं। तो ये जो लूज पीस है, ये आप, ये मान लीजिए एल्यूमिनियम का था, ये चलो मान लो वुड का ही है, एग्जाम्पल के तौर पर ये वुड का पैटर्न बना रखा था, तो वुड के पैटर्न में क्या लगा दिया, मान लीजिए स्टील का ये वाला छोटा सा पार्ट। आपको किसकी कास्टिंग बनानी थी, स्टील की। तो स्टील की कास्टिंग बनाने के लिए आपने क्या किया, वुड में ये छोटा सा पार्ट स्टील का लगा दिया, और क्या किया इसे भाई, वुड में स्टील का पार्ट लगाओगे तो क्या करोगे, उसे पिन करोगे ना, एक साथ एक दूसरे से ग्लू करोगे, पिन करोगे। तो यहाँ पर इस तरह का आपको अटैचमेंट करना है कि जब ये चीज आप ऊपर की तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाए, ये ब्रेक, यहां से ब्रेक हो जाए और ये कहाँ रह जाए, ये यहीं पर रह जाए, ये जो है यहीं पर रह जाए। अब इसमें से इसे निकालो तो ये चीज कहाँ रह गई, यहीं पर। समझ रहे हो इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वहां पर भी यही चीज दिखेगी। ये क्या है, मान लीजिए वुड है, ये जो पिंक कलर से दिखाया ये क्या है, वुड है। अभी इसी फिगर को अगर मैं फिर से यहाँ पर ऐसे दिखा दूं तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में ये वाला जो आपका पिंक कलर वाला वुड था वो तो आपने बाहर निकाल लिया, जो पिंक कलर वाला वुड था वो क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। क्या बचा यहाँ पर, अब कैविटी, क्या बची, कैविटी।
तो कैविटी कैसे दिखेगी, ऐसी। कैविटी कैसी दिख रही है, ऐसी। और कैविटी में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये यहाँ पर लगा हुआ है ये स्टील का पीस, जो कि किसकी हेल्प से यहीं पर लगा रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। मोल्डिंग की रैमिंग पर, आपने रैमिंग पहले से कर रखी है तो ये यहीं पर फिक्स हो गया। इधर की साइड में क्या है, सारे के सारे यहाँ पर मोल्डिंग सैंड, तो मोल्डिंग सैंड ने क्या कर रखा है, इसे पकड़ रखा है यहाँ पर। अब क्या करोगे, यहाँ से वो आ रहा होगा, ये कोप ऊपर लगा दो, तो ये क्या हो गया हमारा कोप ऊपर की तरफ। यहाँ से क्या आ रहा होगा, मान लीजिए स्प्रू, स्प्रू से क्या आ गई, मान लीजिए इतनी कास्टिंग थी तो इसके अंदर आ जाएगी। अब क्या आप भेज रहे हो, यहाँ से क्या भेज रहे हो, यहाँ से भेज रहे हो आप मोल्टन स्टील, है ना, ये स्टील का बना दिया था ना आपने, तो मोल्टन स्टील, क्योंकि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए था, स्टील का। तो अब देखो स्टील ने कहां तक भर लिया, यहां तक भरा न्यू स्टील ने जो मोल्टेड है, बट ये भी तो स्टील का ही पार्ट है ना। तो अब बनाओ, बन के आ गया सारा, सारे का सारा स्टील का बन के आ गया। बस ये होता है हमारा लूज पीस पैटर्न। समझाया क्यों, क्योंकि इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि यार वो चीज आपने बनाई कैसे होगी जो यहाँ पर फंसी रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, आपको ये लूज पीस की तरह रखना होता है। और मटेरियल कैसा होगा, इसका पैटर्न का मटेरियल नहीं होगा, इसका वो मटेरियल होगा जिसका आपको कास्टिंग बनाना है। अगर ये वुड ना होता ना, हाँ, अगर ये वुड ना होता तो मेटेलिक हमने ग्लू करना है उनको पर्टिकुलर एडहेसिव से। हाँ, पर्टिकुलर एडहेसिव, एडहेसिव ऐसे नहीं है कि आप किसी भी अपने नॉर्मली एडहेसिव कर लो, पर्टिकुलर एडहेसिव जो कि अच्छी एडहेजन दे सके। ठीक है, वो कौन सा वाला आता है वो जरूर जरूर जरूर, कौन सा वाला आता है जो मेटल्स को जोड़ता है, नाम भूल रहा हूँ उसका। फेविक्विक से मेटल्स जुड़ते हैं, मेटल्स तो शायद नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, खैर वो चीज तो दूसरी है। एक्चुअली आपने वो भी देखी होंगी, क्या बोलते हैं उसे, एम सील्स बोलते हैं शायद, है ना, कि वो हमारे मेटल्स को भी आपस में जोड़ देती है, बट उसके लिए क्या होता है, टाइम ज्यादा देना पड़ता है, टाइम ज्यादा देना पड़ता है। हाँ, ट्यूबवेल्स वगैरह और उनमें हम यूज भी करते हैं, नल वगैरह में ना यूज करते हैं। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट है फॉलो बोर्ड पैटर्न। ये फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या है, वहां तक समझ में आ गया, मैच प्लेट पैटर्न। देन हमारे पास क्या हुआ, जो लूज पीस पैटर्न, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फॉलो बोर्ड पैटर्न। ये क्या होते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न, मान लीजिए आपके पास क्या हो रहा है, ऐसे कोई शेप है जो आपको बनानी है, ऐसे कोई शेप है जो आपको बनानी है, और होती है वही ऐसी शेप, ऐसी शेप होती भी है। आपने देखा होगा लेग जो है ना वो चपटे होते हैं। ठीक है, लेग जो होते हैं किसी सपोर्ट के वो चपटे होते हैं, जबकि ऊपर वाले से वो ज्यादा सॉलिड हो, मतलब ज्यादा वेट की हो। ठीक है, तो ऐसे जनरली शेप होती है, देखी होंगी। ठीक है, तो लेग जहां पर हम क्या करते हैं, बोल्टिंग वगैरह कर देते हैं। तो ये आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको इसे कास्ट करना है, मान लो, तो कैसे करोगे, अगर आपने ये चीज किसमें, ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न किसमें रख दिया, कोप में रख दिया, मान लो, सॉरी ड्रैग में रख दिया। ठीक है, या फिर कोप में रख दो, सीधा बना रहे हो तो सीधा बना रहे हो, कोप में रख दिया, क्या करोगे, सैंड डालोगे, सैंड डालोगे, सैंड को क्या करोगे, रैम करोगे। अगर ये पैटर्न ही है, अभी पैटर्न समझो, पैटर्न है, सैंड डाल दिया, तो ये पैटर्न क्या होगा, टूट जाएगा या नहीं, क्योंकि आप जो ऊपर से रैमिंग करोगे, जब आप ऊपर से रैमिंग करोगे तो क्या होगा, ये टूटेगा या नहीं, क्यों, क्योंकि ये पैटर्न का जो ये वाला है ये सबसे वीक पोर्शन है, और जब आप इस पर फोर्स लगाओगे, रैमिंग करोगे, जब फोर्स लगाओगे तो ये चीज क्या होगी, ये ऐसे होगी ना। ठीक है, और ये क्या करेगी, टूट जाएगी, फिर तो गड़बड़ हो गया। तो इसी के लिए क्या करते हैं, जहां ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या, कि जिनका ये वाला पार्ट क्या होता है, बहुत वीक होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, नीचे से सपोर्ट भी लगा देते हैं, ऐसे करके। ठीक है, नीचे से क्या लगा दिया, सपोर्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉलो बोर्ड पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया, दिस इज द फॉलो बोर्ड पैटर्न। क्लियर हो रहा है या नहीं। ठीक है, एक बार ये कैविटी क्रिएट करनी है, ये जो सपोर्ट लगा रहे हो किससे बना रहे हो, ये किससे बना रहे हो, जैसे हम कोर बनाते हैं ना, जैसे कोर बनाते हैं वैसे यहाँ पर सैंड से इसको पर्टिकुलर नीचे से रखोगे। समझ में आ रहा है कि आपने जो पैटर्न बनाया ना, क्योंकि नीचे से होलो था तो आपने पहले से ही वहां पर सैंड भर दी, अब उस सैंड के ऊपर इस चीज को रख दिया, फिर ऊपर से और सैंड डाल दी, तो ये क्या बन गया हमारा, फॉलो बोर्ड पैटर्न। बात क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, क्या चीज, ये निकालेंगे कैसे? ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एक पार्ट है उसको हमें देखो किस तरह की शेप बन रही है। अगर ये सर्कुलर है पूरी तो फिर हमें कोर की तरह ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर ये ऐसी है तो इसे साइड से निकालोगे, साइड से निकालोगे, साइड से, अगर, हाँ ठीक है, साइड से, सामने से।
ठीक है, अगर ये चीज ऐसी है जो कि सीधी एक प्लेट की तरह है, और अगर ये सर्कुलर है तो फिर वहां पर क्या बनेगी, ये एक कोर, फिर ये कोर की तरह लेके चलनी पड़ेगी। फिर ये चीज कहां से आएगी, फिर ये चीज आएगी ऐसे, फिर ये चीज आएगी ऐसे, इसको हाफ बनाओ, इसको हाफ बनाओ, और यहाँ पर कोर लगाओ। ठीक है, हाँ हाँ, या फिर उल्टा करके लिखता, उल्टा करके कर लो। ठीक है, तो ये चीज होती है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरा एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें, कि जो हमने ये बोर्ड दिए हैं, ठीक है, उन बोर्ड को ही स्लाइड कर लो, जैसे कि लूज पीस पैटर्न में किया करते हैं। ठीक है, उनको भी स्लाइड करके हम ये चीजें बना सकते हैं। ठीक है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज। ठीक है, अभी मैंने इसीलिए एग्जाम्पल कौन सा लिया, ये वाला, थोड़ा इजी है समझना, इसी चीज से समझो कि फॉलो बोर्ड पैटर्न कौन से होते हैं, जहां पर हमारे जो सपोर्ट होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, तो उनके लिए हम पहले से क्या करते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट दे देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉलो बोर्ड पैटर्न। क्लियर है? ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, द पैटर्न अडॉप्टेड फॉर दोज कास्टिंग वेयर there are some portion which are structurally weak and are likely to break by the force of ramming are called as the follow board pattern। समझ में आ गई ये वर्डिंग है नहीं? ठीक है, बस यही चीज हमें देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न, स्वीप पैटर्न क्या होते हैं, जैसे कि स्वीपिंग का मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाना, बस वही काम करो। घर पे आपने पता नहीं कितने दिनों से तो नहीं लगाई होगी। ठीक है, अभी क्या करो, झाड़ू लो और झाड़ू को ना ऐसे लेके जाओ, ऐसे घुमा दो, पूरे सर्कल में घुमा दो। जब पूरे सर्कल में घुमाओगे तो क्या बनेगा, एक पूरा ये, ठीक है, सारा साफ हो गया। बस वही काम करना है। ठीक है, वही काम करना है आपको। क्या करना है, यहाँ पर इस फिगर से भी देख सकते हो, यहाँ पर आपने क्या किया कि ये सैंड, यहाँ पर जो है ये वेल रैम्ड सैंड, ये वाली चीज है, इसमें यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, इस वाले पार्ट को। चलो मैं इससे अलग से फिगर बना लेता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा। ये वाली जो चीज है ये कैसी है, फॉलो बोर्ड पैटर्न की, ये सॉरी इसकी स्वीप पैटर्न की, ये ऐसी है। ठीक है, ऐसे। अब आपने इसको क्या किया, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, आपने सैंड डाला उस पर। ठीक है, आपने पूरा एक तरह से रैम कर दिया, बट ये क्या है, ये कंप्लीटली रैम नहीं है, बहुत अच्छे से आपने कंप्रेस नहीं किया। अभी क्या है, उनके जो पार्टिकल हैं वो कैसे हैं, थोड़े थोड़े लूज। ठीक है, थोड़े थोड़े लूज। बट यहाँ जो आपने ये लिया है, ये लिया है, ये क्या है, हाई स्ट्रेंथ का। ये ऐसे नहीं है कि पेपर की तरह ले लिया अपने माइंड में ना, ये हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल है। क्या करेगा ये, क्या करेगा ये, इससे ऐसे घुमाओगे आप, ये पूरा रैम्ड हो रखा था, इसे ऐसे घुमाया, क्या किया, यहाँ से इसने पूरे एक सर्कुलर एक ऐसी शेप बनाते हुए लेके आएगा। ये कैसी शेप बनाते हुए लेके आएगा, एक ऐसी, है ना, एक ऐसी शेप बनाते हुए लेके आएगा। दिख रहा है, ये ऐसे शेप बनाते हुए लेके आया। तो यहाँ पर जो खाली हुआ ना, उस सैंड को बाहर निकाल लो, जो यहाँ पर एरिया में आई है उस सैंड को बाहर निकाल लो। ये सैंड बाहर निकला, पैटर्न बाहर निकला, और यहाँ पर हमें क्या करना है अब, कास्टिंग, बस सिंपली। ठीक है, तो इसे क्या बोल देते हैं, स्वीप पैटर्न, इसे बोल देते हैं स्वीप पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा माइंड में लेके चलना है, स्केलेटन पैटर्न थोड़ा थोड़ा माइंड में लेके चलना है। ठीक है, स्केलेटन पैटर्न क्या है, स्केलेटन पैटर्न ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी कास्टिंग करनी है बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े एरिया में कास्टिंग करनी है। मान लीजिए टरबाइन की कास्टिंग करनी है, टरबाइन की शाफ्ट की। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर शाफ्ट किससे बनी हुई है, कास्टिंग से। ठीक है, अब बहुत बड़ी शाफ्ट है वो, तो फिर कैसे करोगे कास्टिंग, उसके लिए पैटर्न भी क्या इतना ही बड़ा लेके चलोगे। ठीक है, समझो, हाउसिंग की कास्टिंग करनी है टरबाइन की, जो टरबाइन होती है पावर प्लांट में, उसकी हाउसिंग देखिए बहुत बड़ी बड़ी होती है, उनकी मान लीजिए कास्टिंग करनी है। कैसे करोगे, पैटर्न कितना बड़ा लोगे, नहीं। तो पैटर्न को बनाने के लिए आप क्या करोगे, अभी दशहरा निकली थी, रावण याद है, कभी किसी ने बनते हुए देखा अपने गाँव में? ठीक है, बस वही चीज सोचनी है। रावण याद है ना, रावण कैसे बनता है अपने गाँव में, तो ऐसे ही तो बनता है। ये पेट हो गया, उसके अंदर क्या भर दिया, छोटी छोटी लकड़ियां, उसके ऊपर से क्या लगाते हैं, सिर्फ रैप, रैपिंग तो करते हैं, नहीं तो लकड़ियां भर देते हैं। यहाँ चेहरे में भी क्या होती हैं, छोटी छोटी लकड़ियां, उसके ऊपर से क्या होते हैं, बस वो जो रैपिंग होती है वो कर देते हैं। ठीक है, और बन गया रावण। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, ये क्या है मेरा, ये क्या है, स्केलेटन पैटर्न, स्केलेटन ही तो है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर है कि आपको अगर बहुत बड़ा अगर स्ट्रक्चर बनाना, तो उसके लिए पैटर्न में क्या करो, पैटर्न में छोटी छोटी इस तरह की ये चीज दे दो, ऐसे 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 करके। बट क्या करेंगे, ये सपोर्टिव होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि एक यहाँ लगा रखी है, एक बहुत दूर लगा रखी है। उससे क्या होगा, जब उसे रैम करोगे तो वो जो ऊपर वाली सरफेस है वो खराब हो जाएगी। तो ऊपर वाली सरफेस क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए कि यहाँ पर। और अगर हमने यहाँ पर बीच में नीचे नहीं दी, बीच में नहीं दी, थोड़ा फील हो गया या नहीं हो गया, ये चीज है क्या, समझ में आ भी रहा है या नहीं?
आपको ये बनाना है, आपको एक बहुत बड़ा सर्कुलर बनाना है। मान लीजिए आपको बहुत बड़ा सर्कुलर बनाना है, सर्कुलर में फंस जाओगे, कहोगे सर एक कोप में बना दो, एक ड्रैग में बना दो। ठीक है, तो अभी क्या बना दो, एक बहुत बड़ा सा मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप बनानी है। तो रेक्टेंगुलर शेप एक बहुत बड़ी बनानी है, तो क्या करोगे, पैटर्न क्या सॉलिड बनाओगे, इतने पैसे थोड़ी हैं, पैटर्न सॉलिड बनाओगे उसके बराबर। तो आपको कास्टिंग बनानी है, पैसे उसमें खर्च करने हैं, तो पैटर्न में क्यों करने, तो पैटर्न कैसा बनाओगे, छोटी 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 पार्ट आपने ऐसे ऐसे लगा दिए। ऊपर की एनवलप तो सही बनाया, बिल्कुल एनवलप सही बनाया, बट उसको सपोर्ट करने के लिए अंदर से, क्योंकि उस एनवलप के ऊपर क्या होगी, रैमिंग, रैमिंग, इस वजह से क्या करोगे, उसको अंदर से सपोर्ट देने के लिए क्या करोगे कि स्केलेटन यूज करोगे, जिसकी हेल्प से वो चीज क्या हो, रैमिंग को झेल सके। अंदर है ये चीज जो मैं ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पर, ये अंदर है उनके। ठीक है, तो ये झेल सके किसको, रैमिंग को। क्लियर है, पैटर्न निकालेंगे, पैटर्न भी निकल जाएगा इजीली, क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली काफी स्ट्रेंथफुल हैं, जो ऊपर वाली हैं, ये जो इधर लगा रखी है, ये नीचे हमने स्केलेटन यूज किया है उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अंदर 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 है ना, जैसे रावण होता है ना, अंदर से स्केलेटन, ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, बाकी ऊपर जो है, आपने इसको निकालने में क्यों दिक्कत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सीधे तो निकल गए वो। ठीक है, ठीक, बात क्लियर है। चलो, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको ना सर्कुलर नहीं लिया, नहीं तो फिर परेशान होते कि इसको हाफ बना दो, उसको हाफ बना दो, तो वो हाफ में भी बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये थे हमारे क्या, ये थे हमारे छोटे छोटे पार्ट किसके, पैटर्न्स के। तो क्या क्या समझ में आ गया भाई, पैटर्न्स में क्या क्या समझ में आ गया, जल्दी से बोलो। एक हो गया हमारा, एक हो गया हमारा सिंपल पैटर्न, एक हो गया सिंपल पैटर्न। सिंपल पैटर्न कैसा है, सिंपल है, उसमें जरा सा भी गेट वगैरह कुछ नहीं अटैच कर रखा। गेटेड पैटर्न, गेट अटैच है सिंपल पैटर्न के साथ। ठीक है, उसके बाद आ गया टू पीस पैटर्न। ठीक है, स्प्लिट पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न और टू पीस पैटर्न, उसमें क्या है, गेट अटैच नहीं है, जबकि दो स्प्लिट पार्ट हैं। ठीक है, जो हमारा कोप एंड ड्रैग है उसमें गेट अटैच है और दो स्प्लिट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा मैच प्लेट पैटर्न, कौन सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं तो एक प्लेट बना लो, बस उसमें वो अलग अलग करके कॉम्प्लिकेशंस को जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया मैच प्लेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, लूज पीस। लूज पीस समझ चुके हो, सेम मटेरियल का लगेगा, ये जो लूज पीस है सेम मटेरियल का लगेगा जिसका आपको कास्टिंग बनाना है। ठीक है, बाकी सारा पैटर्न कुछ अलग मटेरियल का होगा, दिख रहा है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया हमारे पास फॉलो वर्ड पैटर्न। जब हमारे पास स्ट्रक्चरली वीक स्ट्रक्चर हो तो उस पर जब रैमिंग जाएगी तो वो टूट जाएगा, इस वजह से नीचे से फॉलो वर्ड उसे देना होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द स्केलेटन पैटर्न। ठीक है, स्वीप पैटर्न, सॉरी स्वीप पैटर्न क्या होगा कि एक पतली सी प्लेट होगी बट हाई स्ट्रेंथ की, उसके बाद उसको घुमा देंगे तो आपके पास एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी, दिस इज द स्वीप पैटर्न। नेक्स्ट स्केलेटन पैटर्न, अगर बड़े बड़े हमारे पास कास्टिंग्स चाहिए तो उसके लिए पैटर्न सॉलिड नहीं बनाते हैं, पैसा खर्च होता है, उसके लिए क्या करते हैं, स्केलेटन पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, बड़े कास्टिंग्स के लिए। तो उम्मीद है ये पैटर्न्स क्लियर हो गए, खत्म हो गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात कर देते हैं फ्लूइडिटी और पोरिंग टेम्परेचर। ठीक है, फ्लूइडिटी और पोरिंग टेम्परेचर क्लियर, ये पैटर्न समझ में आ गए हैं ना। ठीक है, चलो, फ्लूइडिटी और पोरिंग टेम्परेचर क्या होता है भाई, फ्लूइडिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी है ना, उसे हम बोलते हैं फ्लोएबिलिटी। यहाँ पर ना बहुत वर्डिंग ऐसी आएंगी जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेंगी कहीं कहीं पर। उल्टी नहीं है ये बस। चल, अब थोड़ा ध्यान देना इस पर, मैं क्या बना रहा हूँ। ये जो मोर्टिन बनाया है ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, मोर्टिन हॉरिजॉन्टल है और इस पर ये जो लगा रखा है ये ऊपर है, वर्टिकल है। तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अभी क्या है, मैंने यहाँ पर एक फ्लूइड डाला ऐसे लिक्विड स्टेट में, ये येलो कलर में ये फ्लूइड डाला, कहाँ से आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ से निकला। क्या हुआ कि यहाँ से निकल रहा है, जा रहा है भाई, जा रहा है भाई, जा रहा है भाई, जा रहा है, 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 बस यहाँ तक गया। सोचो जरा, अगर ये फ्लूइड डाला और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक जा रहा है ना, उससे आगे नहीं जा रहा है,
समझ रहे हो, एक क्वांटिटी डाल रहा हूँ जो कि क्वांटिटी यहाँ तक थी, बट क्या हो रहा है कि वो जा तो रहा है बट उस चीज को यहीं पर रोक दे रहा है कि वो अब आगे कह रहा है कि नहीं यार मैं नहीं जा रहा, हो गया बस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी फ्लूइडिटी क्या है, इस लिक्विड की, इस मोल्टन स्टेट लिक्विड की फ्लूइडिटी क्या है, सॉलिड की फ्लूइडिटी क्या है जो मोल्टन उसमें है मेटल, ठीक है, उसकी फ्लूइडिटी क्या है, कम। समझ रहे हो, अगर इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये पूरे को पार भी कर लेगा। इसे बोलते हैं बेसिकली स्पाइरल टेस्ट, फ्लूइडिटी फॉर द स्पाइरल, मतलब स्पाइरल टेस्ट फॉर द फ्लूइडिटी। ठीक है, इससे फ्लूइडिटी चेक होती है कि कौन सा मटेरियल कितना फ्लूइडिटी रखता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है थोड़ा सा क्या, कि अगर मैंने यहाँ पर मोल्टन मेटल डाला और ये चीज ऐसे 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 घूमती हुई अगर यहीं पर रुक गई थी तो क्या है, वो बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं है, फ्लूइडिक नहीं है। अभी ये फ्लूइडिक होने के लिए क्या करोगे आप, कि यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी फ्लूइडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लूइडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर, सबसे पहले माइंड में क्या चल रहा होगा, विस्कोसिटी आ रहा है ना माइंड में, बिल्कुल बात सही है, बट सिर्फ विस्कोसिटी नहीं है, विस्कोसिटी तो है, जिसकी ज्यादा विस्कोसिटी होगा वो कम फ्लूइडिक होगा, ठीक है, बट जिसकी कम विस्कोसिटी होगी वो ज्यादा फ्लूइडिटी देगा। ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ फ्लूइडिटी, वो विस्कोसिटी ही नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं लाइक, और भी फैक्टर्स हैं लाइक हमारा पोरिंग टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो कि गेट में पूछा भी जाता है, पोरिंग टेम्परेचर। अगर मेरे पास पोरिंग टेम्परेचर ज्यादा है, कल वाला कूलिंग कर्व निकालते हैं जरा एक बार, कहाँ गए भाई, कल वाला कूलिंग कर्व देखा था ना, ये रहा, जरा इसके बाद ना नोट्स में ये वाली चीज लिख लेना, है ना, अंडरस्टूड रखना, क्योंकि मैं वापस तो वहां पर तो चिपकाऊंगा नहीं इसे। तो क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पोरिंग टेम्परेचर 2000 की जगह 2500 कर दूं, है ना, 2500 कर दिया, कल 2000 का एग्जाम्पल लिया था, 2500 कर दिया, 2500 से कहां पर आ रहा है, 1540, ठीक है, चलो, तो यहाँ की बात हो रही थी 2500 से लेके 1540 पर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका पोरिंग टेम्परेचर क्या है, पोरिंग टेम्परेचर है ज्यादा। अगर किसी बॉडी का
लिक्विड स्टेट में पोरिंग टेम्परेचर ही ज्यादा हो तो वो ज्यादा फ्लूइडिक होगा या कम होगा? थोड़ा सोच के देखो, ज्यादा होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर अगर आ रहा है तो उसकी फ्लूइडिटी क्या है? ज्यादा। उसके बाद टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। और जब वो पूरा घूमेगा तब जाके कहीं लूज होगी उसकी एनर्जी। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा फ्लो करेगा, अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो सॉलिड स्टेट में पहुंचेगा। थोड़ा फील करो, अगर वो उसकी एनर्जी कम हो रही है तो वो सॉलिड स्टेट में पहुंचेगा। यहाँ एनर्जी उसकी पहले से बहुत ज्यादा है 2500 के हिसाब से, इसका मतलब जिसका पोरिंग टेम्परेचर ज्यादा उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा। गेट में हमेशा जब भी क्वेश्चन आए वो पोरिंग टेम्परेचर से ही रिलेटेड करके आए हैं। ठीक है, तो इजी पड़ेगा वो आपको। क्या कि यहाँ पर कहाँ गया भाई, ये रहा, कि जो हमारे पास फ्लूइडिटी है जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अगर ये इसका टेम्परेचर पोरिंग टेम्परेचर मान लो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये क्या करेगा? ये वाली चीज फिगर को मैं यहाँ बना लेता हूँ फिर से। तो ये वाले में अगर 2500 से पोर करा रहे हैं तो ज्यादा फ्लूइडिक, अगर वो 2000 से पोर करा रहे हैं तो कम फ्लूइडिक। तो अगर 2000 पोरिंग टेम्परेचर कम है तो फ्लूइडिटी उसकी कम होगी, वो कहीं यहाँ रह जाएगा फिर बीच में, अगर 2000 से कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो फ्लूइडिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू फ्लो एंड फिल ए मोल्ड इज नोन एज फ्लूइडिटी। ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास मेटल लिक्विड स्टेट में था, मोल्टन स्टेट में था, उसे भेजना है, और वो मेरा मोल्डिंग मतलब कैविटी, कैविटी के ऊपर पहुंच भी रहा है या नहीं, ये पहले से सॉलिडिफाई तो नहीं हो गया। समझ रहे हो ना कि ये जो हमारे पास है कौन सा वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये वाला, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर जो हमने ये माना हुआ है ये स्प्रू, ये यहाँ से अगर मोल्टन मेटल ही मेरा ऐसा है कि वो फ्लूइडिक है ही नहीं तो वो यहीं पर जाके सॉलिडिफाई हो गया, कैविटी में गया ही नहीं, और कैविटी में नहीं गया तो उसको क्या करना है? कुछ भी नहीं, क्या फायदा उसका। ठीक है, तो इसीलिए फ्लूइडिटी उसकी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कि वो कहां तक पहुंच जाए? राइजर तक तो पहुंचे एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीज उसमें होनी चाहिए। तो फ्लूइडिटी हमारी मैंडेटरी कंडीशन है मोल्टन मेटल के लिए इन दी कास्टिंग। क्लियर है? तो ये हो गया, द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू फ्लो एंड फिल ए मोल्ड इज नोन एज द फ्लूइडिटी। पोरिंग टेम्परेचर क्या है जो अभी समझा भी दिया है, द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर द फ्लूइडिटी इज द पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर और द अमाउंट ऑफ सुपरहीट। अभी सुपरहीट से कंफ्यूज मत होना, सुपरहीट कहां पर होती है? देखो यहाँ पर, कहाँ गया ये, बार बार यार इसको यहाँ पर लेके आना पड़ रहा है, आप थोड़ा इस चीज को याद रखना कि इसके बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो चीज थी ये क्या होती है? सुपरहीट, सुपरहीटिंग। सुपरहीटिंग स्टीम की नहीं, स्टीम की नहीं, वेपराइजेशन नहीं है ये क्या है? लिक्विड की सुपरहीटिंग। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में ही कितना ज्यादा वो टेम्परेचर लेके चल रहा है उसकी बात हो रही है ये कोई वेपराइजेशन वाली सुपरहीटेड स्टीम की बात नहीं हो रही। क्लियर है? ये लिक्विड मतलब मेटल के लिए सुपरहीटिंग कहां से कहां तक हुई? यहां से लेके यहां तक की। तो जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ सुपरहीट होगी उतना ज्यादा क्या होगा? वो मटेरियल फ्लूइडिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो सुपरहीट अगर ज्यादा है तो फ्लूइडिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर होगी और द अमाउंट ऑफ सुपरहीट। नेक्स्ट, हायर द पोरिंग टेम्परेचर हायर द फ्लूइडिटी। नेक्स्ट, एक्सेसिव टेम्परेचर शुड बी अवॉइडेड। However, at high pouring temperature, metal mold reactions are accelerated. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर हम देंगे तो उससे फ्लूइडिटी तो ठीक है, बट उसमें क्या होगा? फिर मेटल एंड मोल्ड में रिएक्शंस होनी शुरू हो जाएंगी। जो मोल्ड आपने बना रखा है ना, जो मोल्डिंग सैंड है उसमें और आपकी जो मेटल है उसमें रिएक्शंस होनी शुरू हो जाएंगी, वो चिपकने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या होगा? अगर ज्यादा फ्लूइडिक होगा तो वो उस चीज को, सैंड को, हाई टेम्परेचर पर सैंड भी क्या होगी? दूर दूर हो जाएगी। हाई टेम्परेचर पर सैंड भी क्या होगी? दूर दूर हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा कि वो हमारे मेटेलिक के साथ में जाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उन प्रॉब्लम्स तक भी नहीं पहुंचना कि आपने क्या सोचा कि टेम्परेचर ही 5000 पहुंचा दो ना, ऐसे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सीलरेटर एंड द फ्लूइडिटी मे बी सो ग्रेट एज टू परमिट पेनिट्रेशन। समझ रहे हो? ये डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, पेनिट्रेशन वगैरह। ठीक है, पेनिट्रेशन इज ए डिफेक्ट। ठीक है, अब इसको डिफेक्ट में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, penetration is a defect where the metal not only fills the mold cavity but also fills the small voids between the sand particles in a sand mold. ठीक है, penetration का मतलब क्या होता है कि ये जो चीज है ये कहां जा रही है? मान लीजिए ये है सैंड पार्टिकल्स, ऐसे क्या है ये? सैंड पार्टिकल्स। तो सैंड पार्टिकल्स में अगर मेरे फ्लूइड पार्टिकल्स, जो फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड मतलब जो मोल्टन स्टेट आ रही है, वो अगर यहां जाना शुरू कर दे, ऐसे यहां जाना शुरू कर दे ऐसे, तो ये क्या होता है? हमारा पेनिट्रेशन, अंदर की तरफ घुस रहा है। सरफेस फिनिश कैसी मिल रही है? खराब। ठीक है, बात समझ में आ रही है? भाई मोल्डिंग सैंड थी, मोल्डिंग सैंड ने एक पाथ दे रखा है कि भाई तो निकल जाना गैप से, जबकि वो क्या हो रहा है? अंदर की तरफ घुस रहा है।
ठीक है, तो ये क्या होगा, पेनिट्रेशन डिफेक्ट। ठीक है, इसको और अच्छे से हम डिफेक्ट्स में समझेंगे। ठीक है, क्या चीज, हाँ इसको मशीन करना पड़ता है, जो पेनिट्रेशन होता है उसको मशीन करना पड़ता है फिर। ठीक है, बट सरफेस फिनिश और भी खराब मिलती है फिर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइएगा। ठीक है, इंक्रीज द डिग्री ऑफ सुपरहीट, क्लियर है, कोई दिक्कत, इंस्टेंट कास्ट फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टेन मैटर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सुपरहीट। नेक्स्ट बताओ। ये चीजें मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार, क्योंकि ये ना पीएसयू में है, ईएससी में है एंड गेट में भी है। ठीक है, पीएसयू, ईएससी एंड गेट, ये सारे क्वेश्चन ना आपस में मिक्सअप चल रहे हैं फ्लूइडिटी के। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन जो ये वाला लिखा हुआ है ना, ये आपके पीएसयू का है और आई थिंक ईएससी का है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर गेट 2019 में रखा हुआ है। फायदा हो गया। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ते रहो। ठीक है, जरूरी है, ये ऐसे नहीं है कि हम बस स्किप कर दें कि ईएससी का पार्ट होता है। जो चीजें गेट में आई हुई हैं हमें वो कवर करनी होंगी। ठीक है, अब लेके चलते हैं कोर। कल हमने कोर की बात भी की थी, बट कोर से रिलेटेड कुछ बयानसी वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी देखना है। ठीक है, तो कोर क्या होता है, यूज फॉर द मेकिंग, कोर क्या, यूज फॉर मेकिंग कैविटीज एंड होलो प्रोजेक्शंस। कोर यही तो था कि कोर क्या कर रही थी, कैविटी क्रिएट करने के लिए तो हम कोर यूज कर रहे हैं ना। ठीक, all sides of the core are surrounded by the molten metal and or are therefore subjected to much more severe thermal and mechanical conditions, and as a result the core sand should be of higher strength than the molding sand। ये लास्ट में क्या लिख दिया भाई, ये तो सोचो जरा, ये क्या हो रहा है, कोर की स्ट्रेंथ, कोर के सैंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए मोल्डिंग सैंड की स्ट्रेंथ से। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो कोर बनी हुई है ये कुछ अलग चीज से बनी हुई है। ठीक है, और मोल्डिंग सैंड कुछ अलग चीज से बनी हुई है। दोनों ही बेसिक सैंड कौन से बनी हुई है, दोनों ही बेसिक सैंड किससे बनी हुई है, सिलिका सैंड। दोनों में बेसिक सैंड है सिलिका सैंड, सिलिका सैंड। अब जरा थोड़ा समझना इस चीज को, दोनों में बेसिक है सिलिका सैंड, चाहे वो मोल्डिंग सैंड हो, चाहे वो आपकी, चाहे वो मोल्डिंग सैंड हो, चाहे वो आपकी कोर सैंड हो। इसको मैं यहीं पर थोड़ी सी कहानी के रूप में बता रहा हूँ, प्लीज थोड़ा समझ के चलना। ठीक है, अगर हम मोल्डिंग सैंड की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, मोल्डिंग सैंड की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, सिलिका सैंड, सिलिका सैंड ये वाली, प्लस फायर क्ले, प्लस वाटर, है ना। कोर सैंड है, कोर सैंड है, प्रॉपर्टी ऑफ कोर में, कोर सैंड में आप इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कोर सैंड में, कहां गया भाई वो हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ कोर सैंड में देखो यार क्या लिखा हुआ है, जरा इस पर ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, यूज्ड क्ले फ्री सिलिका। अगर क्ले फ्री सिलिका है तो जो मैंने आज तक समझाया वो तो सब बेकार हो गया। मैंने कहा फायर क्ले यूज ही नहीं करनी, फायर क्ले यूज नहीं करनी, तो क्या आप नॉर्मल सैंड से यूज कर रहे हो वहां पर कोर सैंड में, और कोर सैंड में तो स्ट्रेंथ भी अच्छी चाहिए, ये तो सब गड़बड़ हो गया यार। फिर अगर हम कोर सैंड में फायर क्ले ही यूज नहीं कर रहे, और फायर क्ले अगर आपने फर्स्ट लेक्चर लिया होगा तो समझा होगा, फायर क्ले ही तो वो चीज थी जो कि हमारी रिफ्रैक्टरी, जो हमारी टेम्परेचर को झेल रही है अच्छे से, है ना, और बॉन्डिंग भी दे रही है, उसको मिलाया भी जा रहा है क्ले की हेल्प से, कीचड़ टाइप का बन रहा है, बट वो कैसा है, रेड कंडीशन में, याद होगा वेंटोनाइट जिसे बोला था। ठीक है, अभी यहाँ पर तो क्ले है ही नहीं भाई, तो फिर क्यों, किस लिए क्ले यूज नहीं होती, जरा यहाँ पर सोचो। कोर में क्या हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को मैं वहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज मैं क्यों लेके आया, कोर में कहां पर थे हम थे यहाँ पर। कोर सैंड का जरा फिगर तो याद करो, ये जो चीज थी ये है, ये क्या है मेरे पास, कोप एंड ड्रैग एंड कैविटी। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, कोर। आपको ऐसा चाहिए, ये क्या है, होलो यहाँ पर, सॉलिड यहाँ पर, ऐसे आ रहा है ना ऐसे, तो इसका फिगर आपको उम्मीद है याद भी होगा, मैंने पहले दिखा भी रखा है इसका फिगर, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, और ये यहाँ से क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो पूरा ये बैक साइड अभी सॉलिड ले लो ऐसे करके। ठीक है, ये एक्चुअली ये वाला फिगर ये था, आपको अगर थोड़ा याद होगा तो। ठीक है, हाँ ये वाली चीज ऐसे थी, ये चीज यहाँ से हमारे पास कहाँ जा रहा है, ये चीज हमारे पास ऐसे थी, है ना, याद आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या डाला था अपने यहाँ पर, ये येलो कलर में ये डाला है कोर, ऐसे करके। ठीक है, मतलब ये बन के आएगा कुछ ऐसा फिगर, है ना, ये बन के आ रहा है कुछ ऐसा फिगर, ऐसे करके।
ये फिगर आपको प्रीवियस स्लाइड्स में मिल जाएगा, आपने देखा भी होगा। अगर ये चीज बनानी है हमें तो अब जरा सोच लो, मोल्टन मेटल इसके अंदर आ गया, व्हाइट कलर में दे दिया, मोल्टन मेटल इसके अंदर आ गया। यहाँ पर हमने समझा हुआ भी है, याद होगा, चैपलेट्स यूज करते थे। कहाँ करते थे चैपलेट्स यूज? नीचे। क्यों? क्यों यहाँ पर क्यों चैपलेट्स यहाँ पर यूज क्यों की? क्योंकि ये क्या है, ये वेट की वजह से नीचे आएगा तो टिल्ट नहीं करना है, इसलिए चैपलेट्स नीचे यूज की। दूसरी चीज, चैपलेट्स ऊपर भी यूज करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मोल्टन मेटल के अंदर है, सो बुयांसी देगा, बुयांसी की वजह से ये ऊपर जाएगा, उसको रोकने के लिए भी चैपलेट यूज की थी। ये कॉन्सेप्ट पहले समझा हुआ है तो फिर से टाइम देने की जरूरत है नहीं। अब क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब जरा उसकी कहानी समझो। कल हमने क्या समझा? इसमें सॉलिड श्रिंकेज होती है, मोल्टन मेटल में होती है। ये चीज क्या आ गई? होलो। कल एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें इनर डाया आउटर डाया में परेशान हुए थे आप, ठीक है। अब जरा सोचो क्या होगा अगर मैं इसे सामने से देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सामने से देखने पर ये वाला पार्ट ऐसा दिखेगा, ये होलो है, ये सॉलिड है ऊपर वाला, ठीक है, ये सॉलिड है। क्या होगा? ये श्रिंक हो गया नहीं ऊपर से, ये सारी चीजें बन गई हैं। तो चैपलेट वगैरह हटा दूं, हम सबको व्हाइट कर दूं, ठीक है, सबको व्हाइट कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये मोल्टन मेटल था, सब क्या हो गया? सॉलिडिफाइड। जरा फील करना है, फील करके तो कोर सेंट समझ में आ जाएगी क्यों हम फायर क्ले को नहीं लेते हैं वहां, समझ में आ जाएगी एकदम। क्या क्या अगर ये चीज हमारी ऐसे श्रिंक होगी, भाई टेम्परेचर कम होने पर, बाद में सॉलिडिफाई होने पर श्रिंक होगी, ये श्रिंक होगी, ये बाहर वाली मान लीजिए अभी 100 पर 102 पर है तो कितने पर जाएगी? 100 पर। ये तो हमें चाहिए। मान लीजिए इस पर ये कितने पर है? कल समझा था वामन पर है तो ये कितने पर जाएगी? मान लीजिए 50 पर जाएगी। कल यही तो समझा था हमने कि वामन अगर था इसमें तो ये 50 पर जाए, 52 था तो 50 पर आए, ये 102 था तो 100 पर आए। यही तो चीज थी, इसीलिए तो हमने पैटर्न की डायमेंशन ज्यादा ली थी, है ना। तो अब जरा सोचना कि आपने जो ये 52 का रखा, वो 52 का क्या है यहाँ पर? आप थोड़ा यहां से फील करो, ये चीज तो डिक्रीज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस साइड कोर वो नहीं है ना, सैंड सैंड इस साइड नहीं है, तो ये चीज जो आउटर डायमीटर वो डिक्रीज हो सकती है, हो सकती है। भाई सोचो जरा, है ना, इधर सैंड इस साइड है, इधर सैंड इस साइड है, ठीक है। तो सैंड क्या कर रहा है? कोई अपोज थोड़ी कर रहा है उसके कॉन्ट्रैक्शन को, नहीं, है ना। तो ये चीज तो आराम से हो जाएगी। बट मेन चीज आएगी यहाँ पर, क्या आपको चाहिए क्या था? कोर का डायमीटर, मतलब आपको कैविटी कितने की चाहिए थी? 50 की। आप अगर पहले से ही 52 दोगे तो गड़बड़ कर दिया आपने। कोर कितने का दोगे? कोर तो 50 का ही दोगे। सोचो जरा, कोर तो आप 50 का ही दोगे। अगर कोर 50 का दोगे, जरा सोचो, अगर कोर की डायमेंशन आपने 50 की दी, चाहिए कितनी थी? चाहिए थी 50, ठीक है। कोर की डायमेंशन आपने 50 की दी, चाहिए थी 50, तो गड़बड़। क्यों? क्यों? सोचो 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 सोचो, कोर की डायमेंशन क्या है? यहाँ पर आप कितनी कोर की डायमेंशन दोगे, पहले इस चीज को फील करो, ठीक है। कोर की डायमेंशन आपको चाहिए फाइनली क्या? कैविटी चाहिए 50 की। आप कोर की डायमेंशन पहले से 50 दोगे या फिर 48 दोगे? ऐसे क्वेश्चन बताओ मुझे। कोर की डायमेंशन, कोर सैंड की डायमेंशन, कोर सैंड की जो डाया है वो 50 दोगे, 48 दोगे या 52 दोगे? पहले ये फील करके बताओ मुझे। आपको कैविटी चाहिए फाइनली 50 की। कैविटी का मतलब, कैविटी नहीं सॉरी, कास्टिंग में इनर डाया चाहिए 50 का। अब बताओ, अब जरा फील करो, जो कल हमने सोचा था ना उसको फील करो, और फिर उसके बाद बताओ कोर सैंड का डाया कितना दोगे? यहाँ पर 50 दोगे, 48 दोगे या 52 दोगे? कोर सैंड का डाया 52, ठीक है, 52 दोगे कल वाली थ्योरी के हिसाब से, भाई वो श्रिंक होना चाहिए 52। बस यहीं फंस गए हो। जब आप कोर सैंड का डाया 52 दोगे तो कोर सैंड का डाया क्या है? कोर सैंड तो खुद सॉलिड है ना। थोड़ा फील करो, कल की जो फिगर समझाई थी वो कल की फिगर तो बहुत ही सिंपल थी क्वेश्चन बेसिस पर। वहां मैंने बीच में कोई कोर सैंड थोड़ी बोली थी, यहाँ कोर सैंड बोल रहा हूं। इसमें अगर कोर सैंड है, कोर सैंड कितने की है यहाँ पर? 52 की। आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है 52, बट उसको यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे और यहाँ पर उसको फील भी करना है। अगर कोर सैंड का डाया 52 दिया तो यहाँ जैसे ही हम इस चीज को फील कर रहे हैं तो ये 52 का जो लिक्विड था, इनर डाया 52 का जो ये लिक्विड है, कौन सा वाला लिक्विड है? व्हाइट कलर वाला, ये वाला जो कोर्स है, ये वाला जो लिक्विड है, इसका इनर डाया कितना है? इसका इनर डाया है, इसका इनर डाया है आपका, इसका इनर डाया है 52। तो ऑब्वियस है कि अगर ये चीज ना होती तो ये 50 पर आ जाता। कल हमने ये तो समझा, ये चीज ना होती तो 50 पर आ जाता, बट कोर सैंड तो 52 की है तो ये 50 पर आएगा ही नहीं। सोचो जरा, फंस गए या नहीं? भाई कोर सैंड तो 52 की है ना, तो उसे क्या करेगा? ये दबाना चाहेगा,
बट कोर सैंड तो दब ही नहीं रही, अगर क्योंकि वो तो सॉलिड है। सोचो जरा उस चीज को, वो तो सॉलिड है, तो सॉलिड है तो यार कैसे करें कि इसे दबाएं। ठीक है, अब सोचो जरा, अगर इसकी प्रॉपर्टी आपने ऐसी नहीं बनाई, किसकी प्रॉपर्टी, इस सैंड की, जो कि दबे ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोर कभी भी, मतलब जो आपकी फाइनल कास्टिंग है, उस फाइनल कास्टिंग में कभी भी इंटरनल डायामीटर आपको सही नहीं मिल सकती। बात फील हो रही है? इसीलिए यहां पर जो हम यहाँ की फायर क्ले को हटा देते हैं, क्योंकि फायर क्ले को याद होगा, फायर क्ले की क्या प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर के साथ उसकी स्ट्रोंगनेस बढ़ती है। अगर टेम्परेचर के साथ स्ट्रोंगनेस बढ़ रही है तो क्या होगा कि ये ज्यादा स्ट्रोंगर बन जाएगी और ये फिर क्या होगी, कोलैप्स नहीं होगी। और जहां ये वर्ड बोल रहा हूं ना कोलैप्स, वो कोलैप्सिंग वर्ड ही है ये, कि यहाँ पर क्या होगा, इस सैंड में, इस सैंड के अंदर क्या मिलाया जाता है, जरा फील करना। इस सैंड के अंदर इसको बाइंडिंग एजेंट जो मिलाए जाते हैं वो फायर क्ले नहीं होता, इसके अंदर होते हैं ऑयल। ठीक है, ऑयल एंड साथ में क्या होता है, वुड पाउडर। वुड पाउडर, थोड़ा समझो इस चीज को, वुड पाउडर, वुड पाउडर है, गर्म हुआ, क्योंकि साइड में क्या है, मोल्टन मेटल, गर्म हुआ क्या होगा, जलेगा, जलेगा तो क्या होगा, गैप देगा, गैप देगा तो क्या होगा, श्रिंक होगा। जब उस पर साइडों से आप फोर्स लगाओगे, यहाँ पर ये फोर्स कौन लगा है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला पार्ट, क्योंकि वो श्रिंक हो रहा है। जब वो श्रिंक हो रहा है तो वो फोर्स लगाएगा किस पर, कोर पर, क्योंकि उसके अंदर वुड पाउडर है तो वो जलेगा। उसके अंदर फायर क्ले नहीं है, फायर क्ले नहीं है तो वो ज्यादा स्ट्रोंग भी नहीं है उस सेंस में। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होता जा रहा, वो लो टेम्परेचर पर स्ट्रोंग है, बट हाई टेम्परेचर पर ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होता जा रहा फायर क्ले की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो हमारा कॉम्पैक्ट होगा, फील करो इसे, वो कॉम्पैक्ट क्या होगा, होगा। बट ऐसे कॉम्पैक्ट मत कर देना कि 50 से वो 52 से आ गया कितने पर, 30 पर, ऐसे नहीं। वो हर हद से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा, बस वो थोड़ा सा ही तो आपको चाहिए, है ना। वो जो कॉम्पैक्ट चाहिए वो थोड़ा सा ही तो चाहिए, ऐसे थोड़ी चाहिए कि वो 52 से 30 पर आ जाए ना, इतना थोड़ी चाहिए हमें, बस 52 से 50 पर आ जाए, बस इतना चाहिए। तो कॉम्पैक्ट होगा, क्या कॉम्पैक्ट हो रहा है, जो आपका ये था कोर ना, ये कोर क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है, ऐसे करके। फील कर रहे हो इस चीज को, बस ये फील करना, ठीक है, तभी समझ में आएगा। इसीलिए कोर सैंड में हम फायर क्ले नहीं लेते हैं, क्योंकि फायर क्ले अगर लिया तो मोल्टन मेटल के साथ में जैसे ही आप हीट एक्स्ट्रा लेगा अपने अंदर, वो ज्यादा स्ट्रोंग बनता जाएगा और वो कभी भी फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए कोर सैंड में क्या बनता है, फायर क्ले हम नहीं लेते हैं, याद रखना इस चीज को। ठीक है, ये फील करना बहुत जरूरी था, तभी तो वो वाला कल वाला क्वेश्चन और अब वाला चीज थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि कंबाइंड कैसे हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि 52 से 50 पर आना है, बट कैसे आए फिर, जो 52 बनाया उसके लिए भी तो कोई सैंड चाहिए ना अंदर, जो 52 बना रहे हैं उसके लिए तो सैंड चाहिए, तो सैंड 52 से 50 कैसे आएगी, है कि नहीं। क्लियर है, समझ में आया कुछ? चलो, यही तो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझने में। ठीक है, नहीं तो फिर सिर्फ रटोगे और कुछ नहीं होगा। चलो, तो हम कहाँ तक पहुंच गए, फ्लूइडिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, कोर हो गया, कोर की बात हो गई। हाँ, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोर क्या क्या है, हमारी जो ग्रीन स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए। ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होती है, अरे ये बताओ, ग्रीन क्या है, ग्रीन का मतलब हमारा कलर से नहीं है, ग्रीन स्ट्रेंथ है हमारी जो ये किसमें हो, ये क्या हो, मॉइस्चर के सेंस में। ग्रीन स्ट्रेंथ क्या है, जो उसकी मॉइस्चर के सेंस में जो स्ट्रेंथ है। ठीक है, मॉइस्चर के सेंस में स्ट्रेंथ मतलब उसके अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है। वाटर प्रेजेंट है तो वो क्या है, हाई स्ट्रेंथफुल होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, मतलब वाटर के साथ भी उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, अच्छी। ठीक है, तो ग्रीन स्ट्रेंथ, ए कोर मेड ऑफ ग्रीन सैंड, ग्रीन सैंड का मतलब हरा सैंड नहीं होता, ये क्या होता है, वाटर सैंड, मतलब वाटर इसके साथ में मिक्स है, ये क्या होता है, वाटर इसके साथ में है। ठीक है, तो शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू रिटेन दिस शेप टिल इट गोज फॉर बेकिंग। बेकिंग क्यों होगी भाई, बेकिंग क्यों, क्योंकि यार ये मोल्टन मेटल डालोगे तो वो फिर जलेगा ना, मतलब वो फिर क्या उबलेगा, बेकिंग होगी उसकी। ठीक है, जब बेकिंग होगी तो जो मॉइस्चर था वो क्या होगा, गायब, उड़ेगा, है ना। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बचता ही नहीं है, वहां तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो रखा है, 2000 हो रखा है, वाटर कहाँ बचा, वो तो उड़ गया, वेपराइज हुआ, वेपराइज होकर वो निकल गया बाहर सैंड के थ्रू। तो अब क्या बन गई, वो कोर की बात हो रही है अभी, कोर की सैंड कैसी बन गई, अब ड्राई, है ना। अब ग्रीन तो बची नहीं तो ड्राई, तो अब ड्राई स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए उसमें, कि जब उसमें से वाटर निकल जाए तब भी उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक दूसरे को पकड़ने की। वो किसकी हेल्प से पकड़ा हुआ है, ऑयल की हेल्प से, जो उसके अंदर बाइंडर्स अपने डाले हुए हैं। ठीक है, बाइंडर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं।
ठीक है, वो सारी चीजें आपको मैं एक जगह बस दिखा दूंगा कि अदर बाइंडर्स जो होते हैं, ठीक है, बाकी इसमें जो मेन है वो हमारे ऑयल्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग कर रहे हैं। तो ड्राई स्ट्रेंथ क्या है, जब हमारा वाटर उड़ चुका है तो अब ये ड्राई स्ट्रेंथ है। क्या, इट शुड हैव adequate dry strength so that when the core is placed in the mold it should be able to resist the metal pressure acting on it। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए, ड्राई भी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वो साइडों से जब हमारे पास जो मोल्टन मेटल है वो जब प्रेशराइज कर रहा होगा तो वो कहीं टूट ना जाए, है ना। क्योंकि आपके माइंड में क्या चलता है, स्पाइडरमैन का सैंडमैन, ठीक है, तो सैंडमैन पे अगर थोड़ा सा भी मारोगे तो वो टूट गया। तो ऐसे नहीं लेके चलना ड्राई स्ट्रेंथ को। ठीक है, ड्राई स्ट्रेंथ क्या है, सैंडमैन की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, वो टूटेगा नहीं। क्लियर है, ठीक है, देखी तो होगी। अरे वाह, ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, ठीक है, किससे 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 किससे, मैं कह रहा हूँ पानी से। अच्छा, पानी से बहता है, बह गया था वहां, सही बात। रिफ्रैक्टिवनेस, रिफ्रैक्टिवनेस क्या थी, रिफ्रैक्टिवनेस शुरू में भी बताई थी मैंने, फायर क्ले के लिए भी। हाई टेम्परेचर को झेलने की कैपेसिटी वो भी कोर सैंड के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंस इन मोस्ट केसेस द कोर इज सराउंडेड ऑल अराउंड इट इज डिजायरेबल दैट दी ऑल अराउंड विद molten metal, then it is desirable that the core material should have higher refractoriness, मतलब हाई टेम्परेचर को झेलने की कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा परमिएबिलिटी। ये परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी का ही मिलेगा। यादव जी, कोर 50 का ले और क्ले हो तब इनर डाया 50 का ही मिलेगा ना। एक्चुअली कोलैप्सिबिलिटी इसके अंदर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोलैप्सिबिलिटी इसके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आपने 50 का लिया तो 50 का कैसे मिलेगा, जरा सोचो। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी आपने अच्छा पूछा, इसके बारे में मैं सबसे पूछता हूं और फिर इसका आंसर आपको देता हूं। देखो क्या है, क्या है क्वेश्चन, देखो क्या बोले यादव जी, क्या बोले भाई। ये क्वेश्चन ऑब्वियस है, बहुत अच्छा पूछा उन्होंने, ठीक है, बट इसका आंसर जो देगा वो और भी बढ़िया। जरा देखो क्या है, यहां पर पूछा गया है कि अगर मैं 50 का कैविटी बनाने के लिए कोर लेके चला हूं, कोर सैंड मैंने 50 की बना दी, तो मेरी कैविटी भी 50 की बनी। अब यादव जी का कहना यह है कि यहां पर फायर क्ले मिला दो, फायर क्ले मिला दो, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम फायर क्ले का कोर सैंड बना दें, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो फाइनल डायमेंशन क्या आ गई, 50। क्या प्रॉब्लम आई ये बताओ। उन्होंने जो सोचा वो सही सोचा, बट उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई, सरफेस फिनिश, ओके, उससे काम नहीं चलेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो आई है ना, उसको एक और नाम दे दो बस। सही जा रहे हो, बिल्कुल सही। क्या क्या क्या, कोर को रिमूव नहीं, कोर को रिमूव तो करवाना अभी भी सिखाऊंगा, क्योंकि 50 पे भी वो एक दूसरे के ऊपर जकड़ा हुआ है ना, तो कोर तो रिमूव होती है ना। हाँ, फायरेबिलिटी उसकी, अरे नहीं, ये वाली चीजें नहीं करनी, बोरिंग बोरिंग क्यों कर रहे हो भाई। ठीक है, सोचो। नहीं, 48 तो वो नहीं चाह रहे ना, इसलिए तो फायर क्ले बोल रहे हैं, फायर क्ले लगा दो इसमें कोर सैंड में। जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस है, नहीं रेजिडुअल स्ट्रेसेस भी आगे की चीजें आ गई। रेजिडुअल स्ट्रेसेस तो ऐसी चीजें नहीं होती ना। ये जो आपने कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बोला था ना, ये रेजिडुअल स्ट्रेस जो माइंड में चल रही है, वो क्या है मेरी, बेसिकली थर्मल स्ट्रेसेस। टेम्परेचर की वजह से बनने वाली कौन सी है, वो थर्मल स्ट्रेसेस। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा था, यादव जब सुनो, ठीक है, रेजिडुअल स्ट्रेसेस, हाँ ठीक है, रेजिडुअल स्ट्रेसेस उन चीजों को बोल रहे हैं, बट बेसिकली क्या है वो हमारी थर्मल स्ट्रेसेस। क्या, कि जो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से क्या होना चाहिए, वो जाना चाहिए फ्री स्टेट में, यहाँ विदाउट एनी स्ट्रेस। सौम्य पढ़ा है ना, वो जाना चाहिए फ्री स्टेट में यहाँ। जब उसके इस वाले एक्सटेंशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन को आप रोकोगे तो कौन सी स्ट्रेस आएंगी, थर्मल स्ट्रेसेस। बात क्लियर हो रही है, आप उसके इस वाले कॉन्ट्रैक्शन को रोक रहे हो ना, तो थर्मल स्ट्रेसेस। मतलब आप मोल्ड में वो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, बट उस प्रोडक्ट को बनने से पहले उसमें क्या आ गई, क्रैक्स। ये तो जब निकालोगे ना तो ये टूटा हुआ निकलेगा, समझ रहे हो यादव जी, वो टूटा हुआ निकलेगा। जिस तरह से अगर फायर क्ले लगा दी यहाँ पर, तो ठीक है, उसमें क्या आ चुकी होंगी, थर्मल स्ट्रेसेस, मतलब क्रैक्स खत्म वो। ठीक है, क्लियर, आगे चले। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या है, गैसेस इवॉल्विंग फ्रॉम द मोल्टन मेटल एंड जनरेटेड फ्रॉम द मोल्ड may have to go through the core to escape out of the mold, hence core are required to have higher permeability। मीनिंग क्या निकला भाई, मीनिंग क्या निकला परमेबिलिटी का,
परमेबिलिटी मेरी क्या चीज है? परमेबिलिटी है जो जो एक तरह से क्या दे, आसवे दे, किसको? गैसेस को। ठीक है, परमेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जो पास वे दे किसको? गैसेस को। ठीक है, अब एक बात बताओ, परमेबिलिटी कोर है, कोर के अंदर सैंड है, ऑयल है, आलतू फालतू की चीजें हैं, एडिटिव्स मिले हुए हैं, क्या वहां पर गैसेस जनरेट नहीं होंगी हाई टेम्परेचर पर? उसके अंदर फील करो, उसके अंदर क्या गैसेस जनरेट नहीं होगी? ये वाटर जो वेपर बना वो भी तो एक तरह की गैस ही होता है, तो ये तो वाटर के लिए आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं आई। बट जो और अदर एडिटिव्स हैं, ऑयल होते हैं, ऑयल में क्या होता है? ऑयल में क्या होता है? ऑयल होते क्या है? जनरली कार्बन होता है या नहीं होता है? भाई ऑयल के अंदर कार्बन तो एटलीस्ट आपको पता है ना कि ऑयल के अंदर कार्बन होगा। ठीक है, जब कार्बन है, अदर चीजें हैं, तो क्या होंगी? वो हाई टेम्परेचर पर वेपराइज होने की कंडीशन में आएंगी। ठीक है, या फिर गैसेस स्टेट में पहुंचेगी। तो जो वहां पर गैसेस बन रही हैं, अगर वो वहीं के वहीं इंटरप्ट रह गई तो क्या करेंगी? आपकी जो इंटरनल सरफेस है उनको खराब कर देंगी। लिक्विड से पार नहीं जा रही, इंटरनल सरफेस को क्या क्या कर दिया? खराब। तो जो ये गैसेस है ना, ये क्या होनी चाहिए? इसके थ्रू, कोर सैंड के थ्रू बाहर निकलनी चाहिए। कोर सैंड के थ्रू जो भी गैस बन रही है वो क्या निकलनी चाहिए? जहां उन्हें पाथ मिले वो वहां से बाहर निकलनी चाहिए। तो ऐसे पाथ आपको ऐसे नहीं दिखेगा जैसे कुआं हो रखा है वहां पर, खाली जगह हो रखी है, ऐसे नहीं मिलेगा। क्या है वो उनके जो सैंड्स हैं उनके अंदर के ही पार्टिकल्स से वो गैसेस एक साइड से यहाँ से निकली, फिर कहां से निकली, फिर यहाँ से निकली, ऐसे करके फिर ऐसे 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 बाहर। ठीक है, तो परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी कोर सैंड के अंदर होनी चाहिए, और ये चीज मोल्डिंग सैंड के अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ, पोरोसिटी मतलब मटेरियल के अंदर पोर्स जैसे होता है ना। हाँ, परमेबिलिटी और पोरोसिटी हमारी वो सेम है, बट पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी होती है स्ट्रक्चर की। पोरोसिटी किसकी होती है? स्ट्रक्चर की। परमेबिलिटी क्या है? गैसेस को पास कराने की एबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी गैसेस को पास कराने की एबिलिटी। पोरोसिटी क्या है? कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उन दोनों में बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है, जैसे कि फ्लोएबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी किसकी होती है? फ्लूइडिटी किसकी होती है? लिक्विड की। फ्लोएबिलिटी किसकी होती है? वो सॉलिड की भी हो सकती है, वो सैंड्स की भी हो सकती है। फ्लोएबिलिटी किसकी होती है? जनरली हम जो इसमें कास्टिंग में यूज करेंगे वो सैंड्स की। सैंड कितना फ्लोएबल? ठीक है, सैंड भी फ्लोएबल होता है। कहाँ देखोगे? अभी देखोगे, अगर मोल्डिंग सैंड तक पहुंचा तो। वैसे यार मेरी हिम्मत हो नहीं रही। ठीक है, फ्लोएबिलिटी क्या होता है? फ्लो, चलो यार नहीं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि जब मैं वहां पर लेके जाऊंगा मोल्डिंग सैंड तभी समझाऊंगा। परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी जो गैसेस हमारे जो इंटरप्ट हो रखे हैं उनको बाहर निकलता जाए, बाहर निकलता जाए। नहीं तो वो क्या होंगे? गैसेस जो हैं वो गैसेस यहाँ पर जाके भाई कोलैप्स कर देंगे। ये चीज फील हो रही है? नहीं। ये जो कोर सैंड है, ये कोर सैंड है, इसमें क्या हो गए? गैसेस बन गए। इस कोर सैंड के साइडों में क्या है? ये जो कोर सैंड है, ये पार्टिकल है सैंड के, ये कोर है, कोर, ये कोर है। तो कोर के साइडों में क्या है? ये मोल्टन मेटल है या नहीं है? याद आ रहा है? अभी जो फिगर बनाया था ये मोल्टन मेटल ही तो है इसकी साइडों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैसेस बन के आए किसके अंदर? कोर सैंड के अंदर। वो कोर सैंड की गैसेस कहाँ जाएंगी? वो यहाँ को निकल के जाएगी, ऐसे ही वो यहाँ को निकल के जाएगी, ऐसे ही वो यहाँ को निकल के जाएगी। है ना? सोचो जरा, जब यहाँ को निकल के जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? सरफेस फिनिश हमारी कैसी होगी? खराब। ठीक है, सरफेस फिनिश कैसी होगी? खराब। तो जरा समझो, यहां से हमारी गैसेस कैसे निकल के जानी चाहिए, कैसे हमारी उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन सी वाली लीनियर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो किस पर डिपेंड करता है? जो आप यहाँ पर कोर सैंड बना रहे हो। ठीक है, तो कैसे जानी चाहिए गैसेस जो भी यहाँ बन रही हैं वो सारी की सारी इस पाथ में। ठीक है, इस पाथ में जो मोल्डिंग सैंड की तरफ जाए। ठीक है, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी जो परमेबिलिटी होती है, जो पोरोसिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, स्ट्रक्चर इसका कैसा होना चाहिए, वो हमारी सारी गैसेस कैसी होनी चाहिए? इधर से निकल के जानी चाहिए और फिर जानी चाहिए दूसरी मोल्डिंग सैंड में। ठीक है, जिससे कि यहाँ का सरफेस फिनिश हमारा खराब ना हो। बट क्या कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो? कभी नहीं। ठीक है, बट हाँ कोशिश ये रखी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या जाता है हमारा? परमेबिलिटी नंबर। परमेबिलिटी नंबर वो चीज को चेक करना कि कितनी गैसेस कितनी इजीली उसमें से निकल रही है या फिर फंस जाती है। ठीक है, तो वो कौन क्लियर कराता है? परमेबिलिटी नंबर। परमेबिलिटी नंबर क्या होता है? द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ एयर पासिंग थ्रू ए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन अंडर ए स्टैंडर्ड प्रेशर इज टर्म्ड एज द परमेबिलिटी नंबर। ठीक है, जो स्पेसिमेन है वो कैसा बनाया हुआ है?
ठीक है, जो स्पेसिमेन है स्टैंडर्ड स्पेसिमेन वो कैसा बनाया हुआ है, वो इसका बनाया हुआ है। परमेबिलिटी टेस्ट होता है इसका, ये जनरली यार गेट में नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी में आता है। ठीक है, बट क्योंकि बातें कर रहे हैं तो कर लें। ठीक है, या फिर यार आज के लिए इतना ही रोक दें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रोक दो। ठीक है, यार आज मुझे ये वाली चीजें करवानी थी वैसे, बट मुझे ना मेरी हिम्मत हो नहीं रही है आज। ठीक है, एक्चुअली जब आप आउट हुए थे तो मैंने बात भी की थी सबसे कि आज